हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम क्वेस्ट। इस वीडियो के अंदर हम साइंस एंड टेक के करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन के ऊपर कम फोकस रखेंगे और इस बात पे ज़्यादा फोकस होगा कि कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहाँ पे ये थोड़े फैक्ट्स हम आपको बताएंगे और कोशिश रहेगी कि आपको वो चीज़ें याद हो जाएं। थोड़ा सा वीडियो में हो सकता है आपको एनर्जी की कमी लगे, तो वहाँ पे आप फोकस ना करें, आप सीधा बस फैक्ट्स को याद करें, कम से कम समय के अंदर वीडियो को ख़त्म करने की कोशिश करें, ताकि अगर कोई क्वेश्चन आता है इस सेक्शन से तो आप उसको आंसर कर पाएँ। साइंस एंड टेक के करंट टॉपिक देखने से पहले कुछ कन्वेंशनल टॉपिक देखेंगे जहाँ से यूपीएससी सवाल पूछती रहती है। जो भी चीज़ आपको डिलीवर करनी है एक जगह से दूसरी जगह, आपको वो किसी ना किसी व्हीकल के ऊपर बिठा के करनी होगी। तो जैसे सैटेलाइट है, मिसाइल्स हैं, तो वो व्हीकल चाहिए होता है। तो हम एक जनरल टर्म ले लेते हैं कि कोई रॉकेट है, हम रॉकेट यूज़ कर रहे होंगे। ये जो रॉकेट होते हैं, रॉकेट दो तरह के टैंक कैरी करते हैं। एक टैंक के अंदर फ्यूल रख के चलते हैं और दूसरे टैंक के अंदर एक ऑक्सीडाइजर लेके चलते हैं। ऑक्सीडाइजर इस फ्यूल को बर्न होने में मदद करता है। जैसे आपने सुना होगा कि अगर आप किसी वैक्यूम के अंदर माचिस को जलाएंगे तो माचिस जलेगी नहीं। क्यों नहीं जलेगी? क्योंकि उसके चारों तरफ ऑक्सीजन नहीं है। माचिस को बर्न करने में हेल्प कौन कर रहा है? ऑक्सीजन कर रही है। तो उसी तरह से जब हम रॉकेट को लेके जा रहे हैं तो इस फ्यूल को बर्न करने के लिए भी हमें एक ऑक्सीडाइजर की ज़रूरत होती है। तो रॉकेट वो साथ ही लेके चलता है। तो ज़्यादातर ये ऑक्सीजन का ही कोई टैंक लेके वो चल रहा होगा। तो ये दो टैंक लेके चल रहा है, जिसकी वजह से इसका वेट इंक्रीज हो जाता है और इसकी एफिशिएंसी जो है वो थोड़ी रिड्यूस हो जाती है। फिर एक ख्याल आया कि जब हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है तो हम उस एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन को यूज़ करके क्यों नहीं व्हीकल बना रहे कोई। तो हमने एक टेक्नोलॉजी निकाली, उस टेक्नोलॉजी को कहा गया जेट इंजन्स। जेट इंजन क्या करता है? जेट इंजन सिर्फ और सिर्फ फ्यूल को कैरी करता है और वो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन को यूज़ करके बर्न करता है। इसी जेट इंजन के अंदर ढेर सारे वेरिएंट्स आए, जिसमें से आपने नाम सुना होगा रैम जेट का। और रैम जेट का ही एक और थोड़ा सा स्लाइटली मॉडिफाइड वर्जन आया है, स्क्रैम जेट। आपको स्क्रैम जेट के बारे में ये जानना है कि ये फ्यूल कौन सा कैरी करता है। ये हाइड्रोजन फ्यूल को कैरी करता है और इसके अंदर लगी होती है एक तरह की, आप नोजल को इमेजिन कर लीजिए, ठीक है, ये या फिर ऐसे नोजल इमेजिन कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपका कंप्रेसर लगा होता है। तो जब ये रॉकेट चल रहा होता है, या फिर सॉरी ये इंजन चल रहा होता है, इस डायरेक्शन में ये इंजन चल रहा है, तो यहाँ से इस नोजल में से हवा एंटर करती है और इस हवा की जो ऑक्सीजन है वो उस फ्यूल को बर्न करने में हेल्प करती है। स्क्रैम जेट इंजन का, क्योंकि अब वो फ्यूल कैरी नहीं कर रहा तो ये ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगा। तो आप इसके बारे में ये याद रखेंगे कि हाइड्रोजन फ्यूल यूज़ करता है। दूसरा, कितनी स्पीड से स्क्रैम जेट इंजन उड़ सकता है। तो स्क्रैम जेट इंजन जो है वो हाइपरसोनिक स्पीड से उड़ सकता है, हाइपरसोनिक की स्पीड को भी अटेन कर सकता है। हाइपरसोनिक स्पीड क्या होती है? इसको हम मैक की टर्म्स में देखते हैं। एक मैक का मतलब होता है, अगर हम कहते हैं कि कोई चीज़ एक मैक की स्पीड से उड़ रही है, तो इसका मतलब यह है कि वो 340.29 मीटर पर सेकंड की स्पीड से उड़ रही है। अगर हम कह देते हैं कि कोई चीज़ सुपरसोनिक है, सुपरसोनिक अगर कोई है, तो हम उसका मतलब ये है कि वो 1.2 मैक से लेके 5 मैक के बीच की स्पीड में उड़ रही है। अगर कोई चीज़ 5 मैक से ज़्यादा की स्पीड में उड़ रही है तो उसको हम हाइपरसोनिक कह देते हैं। ये आपका स्क्रैम जेट है, ठीक है। यहीं पे अभी हम एक चीज़ और आप याद रखेंगे, एवेटार। एवेटार, ठीक है, ये आप लिख लीजिए। इसकी फुल फॉर्म है एरोबिक व्हीकल फॉर ट्रांस एटमॉस्फेरिक हाइपरसोनिक एरोस्पेस, ठीक है। ये इसरो का रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है, ठीक है। ये आप फुल फॉर्म याद रखेंगे कि किसका है। लिखा हुआ आ जाएगा कि नासा का है, ईएसए का है, जापान का है, कहाँ का है, तो आपको बोलना है ये इसरो का है और इंडिया का ये रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है, ठीक है, एवेटार। दूसरी चीज़ जो आपको देखनी है करंट अफेयर्स पे जाने से पहले, वो है हमारे सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। तो मेजरली हम दो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स देखेंगे। एक क्या देखेंगे हम? पीएसएलवी। पीएसएलवी क्या करता है? पीएसएलवी हमारा 4 स्टेज का सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। 4 स्टेजेस का मतलब यहाँ पे अलग अलग तरह के हम फ्यूल यूज़ करते हैं अलग अलग स्टेज में। तो आप इसको ये मान सकते हैं कि 4 अलग अलग इंजन लगे हुए हैं। तो जो पहला वाला ही स्टेज होती है, फर्स्ट स्टेज के अंदर सॉलिड फ्यूल को यूज़ किया जाता है। सेकेंड स्टेज में लिक्विड फ्यूल यूज़ करते हैं और ये वाला जो इंजन होता है जो कि लिक्विड फ्यूल यूज़ कर रहा है पीएसएलवी के अंदर, इसको नाम दिया गया है विकास इंजन। ये आप याद रखेंगे। फिर उसके बाद जो थर्ड स्टेज होती है वो दोबारा से सॉलिड फ्यूल की होती है और फोर्थ स्टेज जो कि लास्ट स्टेज होती है वो भी लिक्विड फ्यूल की होती है। ये जो लिक्विड फ्यूल है इसको हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इसको कंट्रोल करना आसान है। एक नोज़ल लगी होती है, तो इस नोज़ल से हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि कितना फ्यूल इंजन के अंदर जाएगा, तो हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। सॉलिड फ्यूल को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ये एक बारी जलना चालू होगा तो जब पूरा खत्म होगा तभी बंद होगा। तो यहाँ पे टॉप पे एक सैटेलाइट रख दी जाती है जिसको लॉन्च करना होता है
पहले ये पहली स्टेज जलती है। जब ये पूरा का पूरा फ्यूल खत्म हो जाता है तो ये वाला जो सेक्शन है ये नीचे गिर जाता है। फिर उसके बाद दूसरी स्टेज गिरती है, ये खत्म हो जाता है, ये नीचे गिर जाता है। तो इस तरह करके चारों स्टेजेस जलती रहती हैं। पीएसएलवी को इसरो का वर्क हॉर्स कहा जाता है, वर्क हॉर्स कहते हैं इसको हम। और दूसरा, ये ज़्यादा ऊंचाई तक, बहुत ज़्यादा दूरी तक सैटेलाइट को लॉन्च नहीं कर सकता। तो एक आप जो याद रखेंगे वो ये कि 1750 किलोग्राम की अगर कोई सैटेलाइट है तो ये इसको लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर ही लॉन्च कर पाएगा, लगभग 600 किलोमीटर तक लॉन्च कर पाता है। अगर कोई सैटेलाइट बहुत ही हल्की, मान लीजिए 1250 किलोग्राम की है, तो उसको वो थोड़ा सा दूर जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट के अंदर लॉन्च कर देता है। यहाँ पे आपको सैटेलाइट की एक क्लासिफिकेशन जाननी है। मान लीजिए ये अर्थ है, इस अर्थ में ये इंडिया है। मैं चाहता हूँ कि मैं इंडिया का वेदर ऑब्जर्व करूँ। मैं ये देखना चाहता हूँ कि इंडिया के अंदर कहीं तूफान तो नहीं आने वाला, या फिर मैं ये देखना चाहता हूँ कि कहीं हमारे ऊपर कोई हमला तो नहीं कर रहा, कोई दूसरे देश की ट्रूप इंडिया की तरफ आ रही है और हमें पता ही नहीं चल रहा। तो हम क्या करते हैं, हम लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर सैटेलाइट को छोड़ देते हैं, और ये जो सैटेलाइट है ये अर्थ की ऑब्जर्वेशन करती है। अब अर्थ की ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, ये सैटेलाइट ऊपर से नीचे एक पोल से दूसरे पोल की तरफ रोटेट कर रही है, यानी कि ऐसे ऐसे ये सैटेलाइट लॉन्च रोटेट करती रहेगी। ठीक है, ऑर्बिट करती रहेगी, रोटेट नहीं, ऑर्बिट कर रही है इंडिया के अर्थ के चारों तरफ। ठीक है, अर्थ जो है ये ऊपर से नीचे जा रही है, अर्थ जो है वो इस तरह से रोटेट कर रहा है, अर्थ ऐसे रोटेट कर रहा है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि जब सैटेलाइट इंडिया के ऊपर आई तो यहाँ पे रात हो रही है, और जब रात हो रही है तो ये सैटेलाइट कुछ देख ही नहीं पाई, उसको पता ही नहीं चल रहा कि इंडिया में क्या वेदर है। क्यों? क्योंकि अंधेरा है यहाँ पे। तो हमें क्या करना होता है, हम इन सैटेलाइट को सन के साथ सिंक्रोनाइज कर देते हैं, यानी कि जब सन यहाँ पे इंडिया के ऊपर आएगा तभी ये जो सैटेलाइट है वो इंडिया के ऊपर आए। वरना तो ऐसा हो सकता है ना कि वो इंडिया के ऊपर आई है और रात हो रखी है और कुछ दिखाई नहीं दिया। तो इसीलिए ये वाली जो सैटेलाइट हैं जो एक पोल से दूसरे पोल की तरफ ऑर्बिट कर रही हैं, इनको सन सिंक्रोनस सैटेलाइट भी कहा जाता है। ठीक है, लो अर्थ ऑर्बिट में होता है, और इनका मेजर काम क्या होता है, इनका मेजर काम होता है अर्थ की ऑब्जर्वेशन करना। ये पूरी की पूरी अर्थ को कवर कर लेती हैं और किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे होती हैं। डेली वो सेम लोकेशन पे सेम टाइम पे आएगी। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये अगर इंडिया को कवर कर रही है तो इंडिया पे अगर मान लीजिए ये 12 बजे से लेके 2 बजे तक रहती है इंडिया के ऊपर, तो सिर्फ ये इस टाइम पर इंडिया को कवर कर रही है, इसके आसपास इंडिया को कवर नहीं कर पाती है। तो ऐसे में अगर मान लीजिए आपको कम्युनिकेशन के लिए कोई चीज़ चाहिए, कम्युनिकेशन में क्या होता है, यहाँ पे एक आदमी है, ये एरिया है। कम्युनिकेशन में हमें क्या चाहिए होता है कि कोई एक सैटेलाइट हो जो इस एरिया को 24 घंटे कवर करती रहे, यानी कि जब अर्थ रोटेट करेगी तो ये एरिया यहाँ पे आ जाएगा, तो ये सैटेलाइट भी उसके साथ यहाँ पे आ जाए। फिर जब ये एरिया यहाँ पे आया तो सैटेलाइट भी सेम लोकेशन पे आ गई उसके ऊपर। तो हम क्या करना चाह रहे हैं, हम ये करना चाहते हैं कि ये जो सैटेलाइट है ये सन के सिंक्रोनस में ना हो, ये सन के सिंक्रोनस में ना हो, ये अर्थ के सिंक्रोनस में हो। तो ये जो है ये जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट होती है। अभी जियो सिंक्रोनस के भी कुछ चेंज करूंगा मैं, लेकिन अभी के लिए आप इतना याद रखें कि ये जियो सिंक्रोनस होती है, अर्थ के सिंक्रोनाइजेशन में है। तो अर्थ कैसे रोटेट कर रही है, अर्थ ऐसे रोटेट कर रही है। अर्थ कितनी देर में एक पूरी रोटेशन कवर कर लेती है, लगभग 24 घंटों के अंदर वो एक रोटेशन पूरी कर लेती है। तो ये जो आपकी अर्थ से अटैच्ड सैटेलाइट हैं, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट हैं, इनकी जो ऑर्बिट करने की वो होगी स्पीड, वो भी क्या होगी, वो अर्थ के सिंक्रोनस में होगी, यानी कि ये भी 24 घंटे के अंदर इंडिया का एक रोटेशन पूरा कर लेती है। अब ये जो चीज़ है ये कि वो अर्थ के साथ सिंक्रोनस में हो, ये एक स्पेशल कंडीशन होती है, और वो तब हो पाती है जब ये अर्थ से लगभग आप मान के चलिए 35,000 किलोमीटर दूर होगी। 35,000 किलोमीटर, इसकी एग्जैक्ट फिगर होती है लगभग 35786 के आसपास होती है। ठीक है, आप याद रखेंगे 35,000 किलोमीटर की अर्थ से दूरी पे होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही होगी तो ये अर्थ के साथ साथ सिंक्रोनाइजेशन में नहीं होगी। ठीक है, इसको आप 36 भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, अगर पेपर में पूरी फिगर दे रखी है तो ये लिखेंगे, अगर 35,000 दे रखा है तो भी आप उसको गलत नहीं मानेंगे, और 36,000 दे रखा है तो वो भी ठीक है। ठीक है, क्योंकि इसी के आसपास रहती है। तो यूपीएससी ऐसा करेगी नहीं कि आपको कंफ्यूज करे कि इसको गलत कर दे, ऐसा नहीं करेगी यूपीएससी। तो ये जो है अर्थ के सिंक्रोनाइजेशन के लिए ये कंडीशन फुलफिल होना मस्ट है। तो आप देख रहे हैं कि जो पीएसएलवी है वो कहाँ तक लॉन्च कर पा रहा है, वो हमने आपको दिखाया 600 किलोमीटर के आसपास तक लॉन्च कर रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा वो आपके लगभग
800-900 किलोमीटर लॉन्च कर देगा। लेकिन हमें कितना चाहिए, हमें चाहिए ऑलमोस्ट 36,000 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। तो उसके लिए हमें एक अलग तरीके के लॉन्च व्हीकल की ज़रूरत पड़ती है, और वो लॉन्च व्हीकल जो हमने बनाया है उस लॉन्च व्हीकल का नाम है GSLV। अच्छा, GSLV देखने से पहले एक चीज़ और जो बतानी थी, मैंने आपको बताया जियो सिंक्रोनस, तो ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ का इक्वेटर मान लीजिए। तो अर्थ से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे, मतलब मैं ऐसे दिखाऊं और यहाँ पे इक्वेटर आ रहा है, तो यहाँ से 36,000 किलोमीटर की दूरी पे अगर कोई सैटेलाइट है और वो ऑर्बिट के ऊपर लाई कर रही है, यानी कि वो ऑर्बिट हमेशा यहाँ पे इस ऑर्बिट के ऊपर रहेगी किसी न किसी पॉइंट पे, ठीक है, ये पॉइंट कवर कर रही है और ये ऑर्बिट पे है, तो इसको कहा जाता है जियो सिंक्रोनस। अगर इसके अलावा वो है 36,000 किलोमीटर की दूरी पे, पर इस एरिया को कवर कर रही है, या फिर यहाँ पे आ रही है, या फिर यहाँ पे आ रही है, ठीक है, इस तरह के अगर किसी और ऑर्बिट में जा रही है वो, तो उसको कहा जाता है जियो स्टेशनरी, ठीक है। तो ये 36,000 किलोमीटर की दूरी पे रहेगी, सैटेलाइट जो है वो 36,000 किलोमीटर की दूरी पे रहेगी, लेकिन अगर वो इक्वेटर के ऊपर है 36,000 किलोमीटर की दूरी पे तो जियो सिंक्रोनस, और अगर वो इक्वेटर के अलावा कहीं पे भी है और 36,000 किलोमीटर की दूरी पे है तो उसको कहेंगे जियो स्टेशनरी, ठीक है। ये एक डेफिनेशन आपको याद रखनी है। अब GSLV की बात करें, GSLV हमने इसलिए बनाया क्योंकि हमें लगभग 36,000 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। तो इसके अंदर हमने जो लॉन्च व्हीकल बनाया है, इसकी पहली स्टेज होती है सॉलिड फ्यूल की, दूसरी स्टेज होती है लिक्विड फ्यूल की, और जो तीसरी स्टेज है वो एक स्पेशल इंजन होता है जिसका नाम होता है क्रायोजेनिक इंजन। ये जो क्रायोजेनिक इंजन होता है, ये इसके अंदर हम स्पेशल फ्यूल यूज करते हैं। जहां पे भी आपको टर्म दिखाई दे जाए पूरे साइंस में क्रायो, तो आप मान के चलेंगे एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर की बात हो रही है। क्रायोजेनिक टेक्निक जो होती है उसमें लो टेम्परेचर यूज होता है। तो क्रायोजेनिक इंजन बहुत ही लो टेम्परेचर पे कौन सा फ्यूल लेके जाता है, लिक्विड हाइड्रोजन को ये लेके जाता है। और ये कौन सा ऑक्सीडाइजर यूज करता है, ये लिक्विड ऑक्सीजन को यूज करता है। न्यूज में क्यों था ये, न्यूज में ये इसलिए था क्योंकि चंद्रयान 2 जो हमने लॉन्च किया था, चंद्रयान 2 हमने लॉन्च किया था, इसके अंदर हमने GSLV लॉन्च व्हीकल का यूज किया था, GSLV मार्क MK3 को यूज किया था, GSLV MK3 यूज किया था। और यहाँ पे जो हमने फ्यूल यूज किया था, ये आपको याद रखना है, ये भी बहुत ज़्यादा डिस्कशन में है। इस फ्यूल का नाम है अनसिमेट्रिकल डायमिथाइल हाइड्राजाइन, ठीक है, अनसिमेट्रिकल डायमिथाइल हाइड्राजाइन फ्यूल यूज किया था हमने एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पे। और कौन सा ऑक्सीडाइजर इसके साथ लेके गए थे, ऑक्सीडाइजर था नाइट्रोजन टेट्रो ऑक्साइड, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ के कॉम्बिनेशन के साथ हमने GSLV MK3 से चंद्रयान 2 को लॉन्च किया था। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक और छोटा सा कन्वेंशनल टॉपिक जो हमें देखना है वो है प्रोजेक्टाइल मिसाइल्स का और क्रूज मिसाइल्स का। मान लीजिए ये अर्थ का सरफेस है, इंडिया यहाँ पे है, और इस एरिया पे उसको हमला करना है। तो इंडिया के पास क्या वो है, यहाँ से वो एक मिसाइल को लॉन्च करे, मिसाइल ऐसे ऐसे हवा में जाए, ठीक है, ऐसे गई और फिर वो हवा में जा रही है, हवा में जाती है और फिर यहाँ पे वो गिरना चालू करती है, और गिरते गिरते वो इस पॉइंट पे आके गिर जाती है, ठीक है। तो इस मोशन को कहा जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन। हमने क्या किया, हमने मिसाइल को ऊपर की तरफ लॉन्च किया, ऐसे एंगल पे लॉन्च किया ताकि हम अपने टारगेट को अचीव कर लें, पर हम उसको फोर्स कहाँ पे दे रहे हैं, हम ऊपर की तरफ उसको फेंक रहे हैं। वो पहले तो ऊपर जाएगी, फिर हम इंजन बंद कर देते हैं, जब भी हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से करना चाहिए तब इंजन बंद कर देते हैं, थोड़ा सा वो ऊपर जाती है और फिर वो नीचे गिरना चालू करती है, और जिस टारगेट पे हमें पहुंचाना होता है वो उस टारगेट पे जाके गिर जाती है और हमला करती है। ऐसी मिसाइल्स को कहा जाता है बैलिस्टिक मिसाइल्स। ये मिसाइल्स बैलिस्टिक मिसाइल्स कहलाई जाती हैं। दूसरी तरह की मिसाइल क्या है कि आपने यहाँ से मिसाइल को लॉन्च किया और वो अर्थ के सरफेस को ही ट्रैक करती हुई जा रही है और लोकेशन पे जाके उसने हमला कर दिया और वो विस्फोट हो गया। इस मिसाइल को कहा जाता है क्रूज मिसाइल। तो आप इसको एक तरह से मान के चलिए, ये प्लेन की तरह चल रही है, ये पूरे पाथ पे हमने इसका इंजन ऑन रखा हुआ है और ये पूरे पाथ को ऐसे अर्थ के सरफेस के साथ साथ चलते चलते उससे वे जाके अटैक कर देती है। अब दोनों के साथ डिसएडवांटेज क्या है, इसकी डिसएडवांटेज ये है कि ये जो है, एक तो टेरेन को भी इसमें ख्याल रखना होता है कि कहीं पे माउंटेन आ जाएगा तो इसको ऐसे जाना पड़ेगा, तो टेरेन की डिफिकल्टी आती है। दूसरा क्या है, ये बहुत ही ज्यादा लंबे डिस्टेंस को कवर नहीं कर पाती।
लेकिन इसका पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव ये है कि ये रडार वगैरह चीज़ों में आसानी से डिटेक्ट नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये अर्थ के सरफेस के साथ साथ चल के जा रही है और वहाँ पे हमला करके आ रही है, तो इसकी डिटेक्शन थोड़ी मुश्किल होती है। ये वाली जो मिसाइल है इसको हम बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग रेंज तक भी फेंक सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम अगर कैपेबिलिटी हम अटेन कर ले तो यूएस तक पे हमला किया जा सकता है। लेकिन इसके साथ मुश्किल क्या है कि ये इतनी ऊपर, यहाँ पे ये अर्थ का एटमॉस्फेयर खत्म हो जाता है, ये अर्थ के एटमॉस्फेयर के भी ऊपर जाती है और फिर नीचे गिरना चालू करती है। तो कहीं पर रडार लगा होगा तो इसको डिटेक्ट करना ईजी हो जाता है। तो यहाँ पे ये डिटेक्ट हो जाती है। डिटेक्ट हो गई तो क्या किया जाता है? मान लीजिए हम यहाँ पे हमला करना चाह रहे थे, इसने एक और मिसाइल छोड़ी और उसने हमारी मिसाइल को इंटरसेप्ट कर दिया और हमारी मिसाइल को वहीं पे गिरा दिया। तो इसको डिटेक्ट करना आसान है, इसको इंटरसेप्ट करना आसान है, जबकि क्रूज मिसाइल के साथ ये नहीं है। ये कन्वेंशनल टॉपिक खत्म। अब हम कुछ जो भी हमारे करंट अफेयर्स के टॉपिक थे सीधा उनको देखते हैं। साइंस एंड टेक के करंट अफेयर्स देख लेते हैं हम जो न्यूज़ में थे, और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि जहाँ जहाँ से आ सकता है। तो मैं एक्सप्लेनेशन कम रखूंगा, पॉइंट्स आपको बताता चलूंगा ताकि आप याद रखें। पहला आपको पता चलना चाहिए मिशन शक्ति या फिर ए सैट। ए सैट के अंदर इंडिया ने क्या किया था? लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर एक सैटेलाइट थी, उस सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय कर दिया था। बेसिकली इंडिया ने ये कहा था कि हम स्पेस के टारगेट को भी हिट कर सकते हैं। किसने किया था? ये डीआरडीओ ने किया था विद इसरो। डीआरडीओ ने इसरो के साथ किया था। तो ये मिशन शक्ति क्या है आपको ये याद रखना है। दूसरा न्यूज़ जो आप याद रखेंगे वो है हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल। जो स्क्रैमजेट इंजन होता है, स्क्रैमजेट इंजन के अंदर यहाँ से ऑक्सीजन आएगी, तब वो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन को यूज़ करके ऑन होगा। लेकिन हवा ऐसे तब आएगी जब ये चीज़ ऐसे मूव कर रही हो, यानी कि जब कोई चीज़ ऐसे मूव करती है तभी तो उसको ऐसे हवा महसूस होती है। तो हमें बहुत तेज़ी से, स्क्रैमजेट इंजन की ये एक शॉर्ट कमिंग है कि हमें बहुत तेज़ी से उस इंजन वाली चीज़ को ऐसे मूव कराना होता है आगे की तरफ कि उसमें हवा घुसनी चालू हो जाए। एक बार जब हवा घुसनी चालू हो जाती है तो स्क्रैमजेट इंजन ऑन हो जाता है। तो स्क्रैमजेट इंजन को ऑन करने के लिए ये किया जाता है। तो हमने एक HTTV बनाया है, इसका नाम है हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल एक स्क्रैमजेट इंजन को यूज़ करता है। तो इसको ऑन करने के लिए भी हमें इसको बहुत तेज़ी से पहले स्टार्ट करना होता है, बहुत तेज़ी से आगे मूव करना होता है। तो हम इसको क्या करते हैं, एक रॉकेट के ऊपर बिठा देते हैं, रॉकेट के ऊपर बिठा देते हैं HTTV को, और ये रॉकेट को बर्न करते हैं। तो रॉकेट बर्न करके बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने लग जाता है, और एक पॉइंट आता है जब इस स्क्रैमजेट इंजन के अंदर बहुत सफिशिएंट ऑक्सीजन जाने लगती है, और फिर हम इस स्क्रैमजेट इंजन को ऑन कर देते हैं, और फिर HTTV जो है वो ऑन होके आगे बढ़ने लग जाता है। HTTV का काम क्या है? ये वेपन नहीं है, ये एक व्हीकल है। और ये क्या कैरी करता है? ये कैरी करता है क्रूज मिसाइल्स को। ये कैरी करता है क्रूज मिसाइल्स को। तो हम क्या करते हैं, एक रॉकेट के ऊपर HTTV को बिठाया और HTTV के ऊपर क्रूज मिसाइल को बिठा दिया। क्रूज मिसाइल में एक मिसाइल का नाम आप याद रखेंगे, ब्रह्मोस। ब्रह्मोस एक इंडिया की सबसे एडवांस्ड क्रूज मिसाइल आप कह सकते हैं, जो इंडिया ने रशिया के साथ मिलकर बनाई थी। लेकिन इसकी जो डिस्टेंस था वो रखा गया था 290 किलोमीटर। ऐसा इसलिए रखा गया था क्योंकि इंडिया जो है वो MTCR का सिग्नेटरी नहीं था। इंडिया अब MTCR का सिग्नेटरी बन गया, जिसकी वजह से इसके डिस्टेंस को अब इंक्रीज करने की कोशिश हो रही है, और इंडिया जो है अब इसको कमर्शियली दूसरे देशों में भी बेचने की कोशिश कर रही है। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ये आपको याद रखना है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। क्वेश्चन आ जाए ये इंडिजीनियसली डेवलप्ड है? इंडिजीनियसली डेवलप्ड नहीं है, ये उसके रशिया के साथ मिलकर बनाई गई है। ठीक है, इसकी स्पीड क्या हो सकती है? इसकी स्पीड से हो सकती है 1.2 मार्क से लेके 5 मार्क तक, क्योंकि ये सुपरसोनिक है, जो मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ। फिर आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, इंडिया का था एक इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम। इसके अंदर हम कुछ मिसाइल्स को डेवलप कर रहे थे। उन मिसाइल्स को आप मिनिमम है कि इतने आपको याद होनी चाहिए। याद रखने के लिए आप याद रखेंगे पटना। P से पृथ्वी मिसाइल। पृथ्वी मिसाइल एक शॉर्ट रेंज की मिसाइल है जो कि सरफेस टू सरफेस अटैक करती है, यानी कि यहाँ से लॉन्च होगी, किसी सरफेस से लॉन्च होगी और दूसरे सरफेस पे ही गिरेगी। ये सारी की सारी आपकी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। ठीक है, ये याद रखना है, पटना सारी बैलिस्टिक हैं। तो पृथ्वी आपकी शॉर्ट रेंज की सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। फिर दूसरी अग्नि। अग्नि जब बनाई गई थी तो ये एक इंटरमीडिएट रेंज की थी, इंटरमीडिएट रेंज की सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। फिर आपकी आती है T से त्रिशूल। त्रिशूल, तो आप त्रिशूल को ऐसे इमेजिन करेंगे कि एक आदमी ने त्रिशूल को नीचे से किसी चिड़िया के ऊपर मारा है। त्रिशूल को किसी चिड़िया के ऊपर मारा है, तो आदमी फेंक रहा है तो ज़्यादा दूर तक तो फेंक नहीं सकता, तो शॉर्ट रेंज की होगी और सरफेस से एयर की तरफ होगी, यानी कि यहाँ से आदमी ने चिड़िया पे मारा है तो यहाँ पे सरफेस से लॉन्च होगी और एयर के टारगेट को अचीव करेगी, हिट करेगी। एन से आती है नाग। नाग आपका टेढ़ा मेढ़ा चलता है, तो ये टेढ़े मेढ़े
टेढ़ा मेढ़ा चलता है, ऐसा किस लिए? क्योंकि जो टैंक होते हैं, बैटल फील्ड पे टैंक चल रहा है, टैंक कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा, तो उसको हिट करने के लिए एक मिसाइल की ज़रूरत थी, तो हमने नाग मिसाइल बनाई। ये टेढ़ी मेढ़ी नहीं चलती है, मैं याद करने के लिए आपको बता रहा हूँ। नाग मिसाइल किस लिए बनाई है? ये है आपकी थर्ड जनरेशन एंटी टैंक मिसाइल। नाग आपकी थर्ड जनरेशन एंटी टैंक मिसाइल है। लास्ट ए जो है वो है आपका आकाश। तो आकाश आपकी, जैसे आपकी त्रिशूल शॉर्ट रेंज की सरफेस टू एयर थी, ये मीडियम रेंज है सरफेस टू एयर। अग्नि के कुछ वेरिएंट्स बन चुके हैं, इसके ढेर सारे वर्जन बन चुके हैं, ठीक है। तो अग्नि 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये अग्नि के वेरिएंट्स हैं जो या तो आ चुके हैं या फिर आने वाले हैं। तो अग्नि 1 जो है वो लगभग 700 से लेकर 900 किलोमीटर की रेंज को अटेन करती है। जो 2 है, 2 से आप याद रखेंगे अग्नि 2 2000 किलोमीटर से 3000 किलोमीटर। अग्नि 3 क्या हो जाएगी? अग्नि 3 हो जाएगी 3500 से लेकर लगभग 5000 किलोमीटर। अग्नि 4 आपकी 3 से लेके 4000 किलोमीटर, आप इसको 4000 किलोमीटर याद रखेंगे अग्नि 4 को। अग्नि 5 आपकी 5000 किलोमीटर है। एक बार आप इसकी रेंज चेक करिएगा कि अग्नि 3 की क्या रेंज है। मेरे को 5000 याद आ रही है पर शायद मैं गलत हूँ, एक बार चेक कीजिएगा। अग्नि 5 5000 किलोमीटर तक है, और अग्नि 6 ये 6000 से लेके लगभग 10000 किलोमीटर तक चलेगी, लेकिन ये फ्यूचर में आएगी। अग्नि 5 जो है इसके ऊपर अभी टेस्ट चल रहे हैं, और ये वाली जो है ये ऑलरेडी डेवलप हो चुकी हैं। कुछ डिजीज से रिलेटेड करंट अफेयर्स देख लेते हैं। इसमें हमें ज़्यादातर इस पे फोकस रखना है कि किन से होती है। क्यों न्यूज़ में थी वो मैं आपको बताता चलूंगा, पर वो ज़्यादातर पूछा नहीं जाता है, एसएससी वगैरह में पूछते हैं वो ज़्यादातर। तो पहले डिजीज़ आप हमें देखनी है एंथ्रैक्स। एंथ्रैक्स होती है एक बैक्टीरिया की वजह से, बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस एंथ्रासिस, ठीक है, ये लिखा हुआ आपको नाम मिल जाएगा। बैसिलस एंथ्रासिस की वजह से एंथ्रैक्स होता है। क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि आसाम के कुछ एलिफेंट्स के अंदर डेथ हो गई थी। तो आसाम के एलिफेंट्स में डेथ हुई और उससे ये ह्यूमन ट्रांसमिशन का भी खतरा था, तो इसीलिए एंथ्रैक्स न्यूज़ में थी, ठीक है। तो यहाँ से आप ये याद रखेंगे कि बैक्टीरियल डिजीज़ है। कौन सा बैक्टीरिया? बैसिलस एंथ्रासिस। क्या ये ह्यूमंस में ट्रांसमिट होती है? ह्यूमंस में ट्रांसमिट होती है। दूसरी डिजीज़ जो न्यूज़ में लगभग हर साल रहती है वो है बर्ड फ्लू। न्यूज़ में क्यों थी? क्योंकि हिमाचल प्रदेश की वाइल्ड गीज हो गई, राजस्थान और एमपी के क्रोज यानी कि कौवे, और केरला की डक्स, इन सब के अंदर बर्ड फ्लू पाया गया था कई रीजन में। तो बर्ड फ्लू ह्यूमंस के अंदर बहुत ही रेयरली ट्रांसमिट होती है, लेकिन ट्रांसमिट हो सकती है, ये याद रखना, ठीक है। तो ह्यूमंस में रेयरली ट्रांसमिट होती है, और किसकी वजह से होती है? ये होती है वायरस की वजह से। वायरस के अलग अलग स्ट्रेन होते हैं जिनको हम जानते हैं H5N1 के नाम से, H7N9 के नाम से, H9N2 के नाम से। सबसे डेडली इसके अंदर होती है H5N1 स्ट्रेन। इसको हम एवियन इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं। एवियन इन्फ्लुएंजा, जो एवियन वर्ड है वो बर्ड से जुड़ा हुआ है ना, इसीलिए एवियन इन्फ्लुएंजा भी इसको कहते हैं। तो बर्ड फ्लू इसमें से कुछ आ जाए, आप याद रखिएगा। तीसरी बीमारी हम देखेंगे काला अजहर। ये आपके बिहार के रीजन के अंदर बहुत ज़्यादा पाया जाती थी। इसमें क्या होता था? सैंड फ्लाई नाम की जो फ्लाई होती थी, ठीक है, फ्लाई होती है, इंसेक्ट जो होता है सैंड फ्लाई नाम का, इसकी जो फीमेल फ्लाई होती थी, फीमेल सैंड फ्लाई, ये एक पैरासाइट को कैरी करती थी। पैरासाइट का नाम था प्रोटोजोन लीशमेनिया। प्रोटोजोन लीशमेनिया, ठीक है। ये जो प्रोटोजोन लीशमेनिया है, ये जब सैंड फ्लाई किसी इंसान के पास आती थी तो वो इस पैरासाइट को उस इंसान पे छोड़ देती थी, और ये जो प्रोटोजोन लीशमेनिया पैरासाइट है, इसकी वजह से काला अजहर हो जाता था, जिसमें बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती थी और बहुत ज़्यादा इसकी डेथ रेट है। तो कौन कैरी करता है? सैंड फ्लाई कैरी करती है, लेकिन होती किसकी वजह से? प्रोटोजोन लीशमेनिया की वजह से, जो कि एक पैरासाइट है। ये पैरासाइट सिर्फ ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है, इसलिए इसको ट्रॉपिकल पैरासाइट कहते हैं। पैरासाइट क्या? जो किसी होस्ट के ऊपर रहता है तो होस्ट को वो नुकसान पहुंचाता रहता है और खुद का भला करता रहता है। जैसे कि जुएं आपका खून पीती रहती हैं और खुद ताकतवर होती रहती है। तो आपको तो नुकसान हो रहा है लेकिन जुए के मजे आ रहे हैं, तो इस रिलेशनशिप को पैरासिटिक रिलेशनशिप कहते हैं। काला अजहर न्यूज़ में थी। फिर दो ब्लड से जुड़ी हुई बीमारियां काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रही हैं। पहली बीमारी जो ब्लड से जुड़ी थी वो थी थैलेसेमिया, और दूसरी ब्लड से जुड़ी बीमारी थी सिकल सेल। जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो डिस्क शेप के होते हैं, डिस्क की शेप में होते हैं, जिसकी वजह से वो आर्टरी में बड़े इजीली ट्रेवल करते रहते हैं। लेकिन जब सिकल सेल बीमारी होती है तो इनकी जो शेप है वो सिकल की तरह हो जाती है, तो इससे इनकी मूवमेंट खराब हो जाती है। तो ये आपको याद रखना है। ये दोनों की दोनों बीमारियां इनहेरिटेड होती हैं,
ठीक है, इनहेरिटेड बीमारियां हैं। थैलेसीमिया के अंदर क्या होता है, थैलेसीमिया के अंदर बॉडी जो है वो इनफ हीमोग्लोबिन नहीं बनाता, हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन होता है हमारे ब्लड के अंदर, वो हीमोग्लोबिन नहीं बना पाता थैलेसीमिया के अंदर। दोनों की दोनों इनहेरिटेड बीमारियां हैं। फिर हमें देखना है स्क्रब टाइफस अटैक। स्क्रब टाइफस अटैक, ये अटैक हमें कहाँ पे देखने को मिला, ये अटैक हमें देखने को मिला है नागालैंड के अंदर। ये भी जो स्क्रब टाइफस अटैक है ये एक बैक्टीरियल बैक्टीरियल बीमारी होती है, और इसको कैरी कौन करता है, बैक्टीरिया इसको कॉज करता है, और इसको कैरी कौन करता है, कैरी करते हैं माइट्स के लार्वा। माइट्स के लार्वा जो होते हैं वो इस बैक्टीरिया को कैरी करते हैं, और इस बैक्टीरिया की वजह से ये स्क्रब टाइफस अटैक नाम की बीमारी हो जाती है। और कौन सा बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का नाम आपको याद रखना है, बैक्टीरिया का नाम है ओरिएंटा सुसु गामुशी। ओरिएंटा सुसु गामुशी, ठीक है। तो बैक्टीरिया कौन सा है स्क्रब टाइफस अटैक के लिए, ओरिएंटा सुसुगामुशी, और इसको लार्वा, माइट का लार्वा कैरी करता है। फिर पोलियो, पोलियो भी आपकी एक तरह की वायरल डिजीज है, पोलियो वायरस की वजह से, सिर्फ इतना ही याद रखें अभी आप, इसकी आगे एक न्यूज़ है कि वो हम देखेंगे। फिर एक डेंगी या डेंगू, डेंगी फीवर काफ़ी न्यूज़ में था, ये किसकी वजह से होता है, ये भी एक वायरल बीमारी है। और कौन सा वायरस इसको कॉज करता है, एक फ्लावीविरिडे, फ्लावीविरिडे, फ्लावीविरिडे फैमिली के जो वायरस हैं उससे डेंगू होता है। एक दूसरी बीमारी है जो इसी के जैसी है जिसका नाम है चिकनगुनिया। चिकनगुनिया, चिकनगुनिया भी एक वायरल बीमारी है, और वो किस वायरस की वजह से होता है, वो होता है टोगा विरिडे की वजह से, टोगा विरिडे। तो डेंगू वायरस होता है फ्लावीविरिडे, चिकनगुनिया टोगा विरिडे, ये दोनों वायरस हो गए, और इनको कैरी कौन करता है, इनको कैरी करते हैं मच्छर। कौन से मच्छर, फीमेल एडीज इजिप्टी मच्छर, या फिर एक और फीमेल मच्छर है वो, उसका नाम क्या है, फीमेल एडीज एल्बोपिक्टस, एल्बोपिक्टस, ठीक है। ज़्यादातर इसको एडीज इजिप्टी करती है, लेकिन एल्बोपिक्टस भी इसको कैरी कर सकती है। कैरियर का मतलब होता है जो बीमारी को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाए, ठीक है। तो बीमारी करने वाली चीज़ें वायरस होती है, बैक्टीरिया होती है, फंगी होती है, लेकिन उनको कैरी कोई और कर रहा होता है, जैसे इस केस के अंदर एडिस इजिप्टी और एडिस एल्बोपिक्टस कर रही है। फिर निमोनिया, निमोनिया न्यूज़ में था। निमोनिया के बारे में, कोई भी आपका जो लंग का इन्फेक्शन है, लंग का इन्फेक्शन होने के बाद आपके लंग में मान लीजिए पस भर गया, आपको उसकी वजह से ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, इस कंडीशन को निमोनिया कह देते हैं। चाहे ये जो आपके लंग का इन्फेक्शन है ये बैक्टीरिया की वजह से हो, वायरस की वजह से हो, या फंगी की वजह से हो, इन सभी को ही निमोनिया कहा जाएगा। न्यूज़ में क्यों था, न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि जो बैक्टीरिया की वजह से निमोनिया होता है उसके लिए, जिसको कहते हैं हम, बच्चों के अंदर ये निमोनिया काफ़ी ज़्यादा कॉमन होता है, जिसका नाम होता है स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ठीक है। इन्फेंट्स के अंदर होता है ये वायरस, सॉरी ये बैक्टीरिया की वजह से ये निमोनिया इन्फेंट्स के अंदर बहुत होता है, और एक वैक्सीन बन चुकी है जो कि इस निमोनिया के अगेंस्ट काम करेगी, और उस वैक्सीन का नाम जो है वो है न्यूमोसिल, न्यूमोसिल। ये निमोनिया के अगेंस्ट वैक्सीन बनी है, पर सारे निमोनिया के अगेंस्ट नहीं, सिर्फ इस बैक्टीरियल निमोनिया के अगेंस्ट बनी है, ठीक है। ये सारी की सारी आपकी बीमारियां न्यूज़ में थी। इसमें मैंने कोरोना कवर नहीं किया क्योंकि कोरोना के बारे में ऑलमोस्ट सबको सभी कुछ पता है, लेकिन जो जो पूछा जा सकता है उसकी मैं एक छोटी सी वो बना के पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। और ये वाले भी जो नोट्स हैं ये भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। फिर उसके बाद कुछ एलिमेंट्स थे, एलिमेंट्स न्यूज़ में थे, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। 3 एलिमेंट आप याद रखेंगे। पहला तो फॉस्फाइन, वीनस के ऊपर फॉस्फाइन की डिस्कवरी हुई है, ये याद रखना है आपको। दूसरा एलिमेंट जो न्यूज़ में था वो था वेनेडियम। वेनेडियम एलिमेंट क्या होता है, ये एक रेयर एलिमेंट आप इसको मान के चलिए, ये ग्रे और वाइट कलर का होता है, ग्रे वाइट कलर का एलिमेंट होता है, जिसका काम क्या होता है, ये स्टील को और टाइटेनियम को और भी ज़्यादा मजबूत कर देता है। यानी स्टील और टाइटेनियम में अगर हमने वेनेडियम मिला दिया तो वो और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पे मिला गया, वेनेडियम इंडिया के अंदर अरुणाचल प्रदेश के अंदर मिला है, तो इंडिया का वकांडा अरुणाचल प्रदेश बन जाएगा, स्टील और टाइटेनियम को स्ट्रॉन्ग करेगा वेनेडियम। और तीसरा जो एलिमेंट न्यूज़ में था वो था हीलियम। हीलियम क्यों न्यूज़ में था, क्योंकि हीलियम यूएस जो है एक मेजर एक्सपोर्टर है पूरी दुनिया में, हीलियम जो है यूएस बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, लेकिन यूएस ने एक डिसीजन लिया कि 2021 के बाद वो हीलियम को एक्सपोर्ट जो है वो रोकना चालू करेगा, रिस्ट्रिक्ट करेगा। तो इंडिया को अब हीलियम ढूंढने की ज़रूरत पड़ रही है, दूसरी जगह से ढूंढ रही है इंडिया। तो इंडिया जो है वो
कतार से मंगा सकती है। दूसरा, इंडिया के राजमहल हिल्स में भी हीलियम्स का रिजर्वायर है, वहां से भी हीलियम मिल सकती है इंडिया को। ठीक है, फिर स्पेस से जुड़े हुए कुछ प्रोग्राम्स जो न्यूज़ में थे, मार्स के प्रोग्राम हमेशा इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो मार्स के लिए एक नासा का मार्स एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम चल रहा है। इस मार्स एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम के अंदर जो उसने एक रोवर भेजने की प्लानिंग की है। ठीक है, मार्स एक्सप्लोरेशन मिशन के अंदर उसने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जिसका नाम है मार्स 2020। इस मार्स 2020 में वो मार्स के ऊपर एक रोवर को भेजेगा। रोवर आप एक तरह से ऐसे मान के चलिए एक रोबोटिक गाड़ी है जो कि मार्स के सरफेस पे जाके लैंड करेगी और वहां से सैंपल इकट्ठा करेगी। तो इस रोवर का नाम क्या है, ये नाम आपको याद रखना है, ये नाम इंपॉर्टेंट है, मार्स परसीवरेंस रोवर। ठीक है, और कौन सा रॉकेट इसको लॉन्च करेगा, इसको लॉन्च करेगा एटलस 5 रॉकेट। ठीक है, एटलस 5 बोल लीजिए या एटलस वी बोल लीजिए, एटलस वी या एटलस 5 रॉकेट इसको लॉन्च करेगा। मार्स एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम मार्स 2020, उसके अंदर ये वाला रोवर लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, ये प्रोजेक्ट है, ये रोवर है और ये रॉकेट है जिसपे इसको लॉन्च किया जा रहा है। क्या नासा इससे पहले भी मार्स के ऊपर कुछ भेज चुका है? तो नासा इससे पहले मार्स के ऊपर जो उसने प्रोग्राम भेजे थे, एक का नाम था क्यूरियोसिटी, ये 2012 में भेजा था, इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ। दूसरा इनसाइट, इनसाइट और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनसाइट का काम क्या था, इन से आप याद रखेंगे, इनसाइट मार्स के सरफेस के अंदर मार्स के सरफेस के अंदर खुदाई करके वहां पे वहां से सैंपल कलेक्ट करने का इसका एक काम था इनसाइट का। ठीक है, लेकिन जो खुदाई करने के लिए इन्होंने इंस्ट्रूमेंट भेजा था उसका नाम रखा था इन्होंने मोल। मोल क्या होता है, सिपाही होता है, तो वो क्या करता है, छुप के सामान इकट्ठा ले ढूंढ के लाता है, इन्वेस्टिगेट करता है। तो ये मोल का काम था। इसके साथ एक हैमर था, ये हैमर से रॉक की खुदाई करता मार्स की, और उसके नीचे के जो सैंपल थे उसको इकट्ठा करता, वहां पे इन्वेस्टिगेशन करता। लेकिन मोल को डेड डिक्लेयर कर दिया है, ये अब काम नहीं कर रहा है। ठीक है, जो इनसाइट है ये किस प्रोजेक्ट के अंदर काम कर रहे थे, ये दोनों के दोनों ही नासा का एक प्रोजेक्ट चलता है जिसका नाम है डिस्कवरी प्रोजेक्ट या डिस्कवरी प्रोग्राम। ठीक है, डिस्कवरी प्रोग्राम के अंदर हमने इनसाइट को लॉन्च किया था। ठीक है, ये मार्स एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम के अंदर चल रहा है और ये डिस्कवरी प्रोग्राम के अंदर इनसाइट गया था। इसके अलावा मार्स को लेके चाइना ने भी कुछ काम किया है। चाइना ने तियानवेन लॉन्च किया है, तियानवेन 1, और इसने किस रॉकेट पे लॉन्च किया, लॉन्ग मार्च 5 पे, लॉन्ग मार्च 5। ठीक है, तो अगर आ जाए कि लॉन्ग मार्च 5 किसका रॉकेट है तो चाइना मार्क करेंगे, एटलस 5 जो है वो यूएस का है, तियानवेन 1 का। यूएई का होप प्रोब भी मार्स पे भेजा जा रहा है। ठीक है, ये अरब वर्ल्ड का पहला वो होगा सैटेलाइट जो मार्स पे भेजी जा रही है अरब वर्ल्ड से। और ये कहाँ से भेजी जाएगी ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना, ये जापान से भेज रहे हैं। जापान का कौन से सेंटर से, टांगेशिमा स्पेस सेंटर। तो जापान टांगेशिमा स्पेस सेंटर से हम होप प्रोब को लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, हम मतलब यूएई लॉन्च कर रहा है। तो ये कुछ मार्स के प्रोग्राम थे जो न्यूज़ में थे। अब कुछ हम इसरो के प्रोग्राम देख लेते हैं। इसरो के स्पेस प्रोग्राम कौन से रहे हैं। एक पीएसएलवी C49 से हमने लॉन्च किया था अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 01। ठीक है, पीएसएलवी C49 से लॉन्च किया अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 01। इसकी खास बात ये थी कि इस अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, ये जो हमारा हमने लॉन्च किया मिशन, इस मिशन में हमारे 9 इंटरनेशनल कस्टमर थे, यानी कि 9 बाहर के देश थे जिन्होंने हमारी सर्विसेज को यूज़ किया, यानी कि हमारे लॉन्च व्हीकल को यूज़ करके उन्होंने अपनी सैटेलाइट को स्पेस में पहुँचवाया है। इसके साथ साथ इंडिया ने एक रडार इमेजिंग सैटेलाइट को भी लॉन्च किया है। ऐसी एक और आपको, ये जो C49 है ये मिशन का नाम होता है, पीएसएलवी आपका लॉन्च व्हीकल है। तो पीएसएलवी C37 ये पुराना मिशन है। C37 ये आप क्यों याद रखेंगे, क्योंकि इस मिशन के अंदर इंडिया ने 104 सैटेलाइट्स को एक साथ लॉन्च किया था। ठीक है, और वो भी अलग अलग ऑर्बिट में, यानी कि कुछ सैटेलाइट इस ऑर्बिट में, कुछ सैटेलाइट इस ऑर्बिट में, कुछ सैटेलाइट इस ऑर्बिट में। तो एक ही व्हीकल को यूज करके उसने इतनी सारी सैटेलाइट को स्पेस में पहुंचाया था। ठीक है, तो इसलिए याद रखना है। दूसरा, 2022 के अंदर हम
गगनयान मिशन लेने वाले हैं। गगनयान मिशन किस लिए है? गगनयान मिशन के अंदर हम ह्यूमंस को, यानी कि इंडिया जो है वो पहली बार ह्यूमंस को स्पेस में पहुंचाने की कोशिश करेगा। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है ये। तो वो पहुंचाने से पहले हम कुछ टेस्ट करने वाले थे जिसके अंदर हम रोबोट वगैरह को भेजते स्पेस के अंदर, पर कोरोना की वजह से वो डिले हो गया था। तो 2022 के लिए हमने ये गगनयान को प्लान कर रखा था। गगनयान को लॉन्च करने के लिए हम कौन से सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को यूज़ करेंगे? GSLV MK3 को यूज़ किया जाएगा। ठीक है, पोलर सैटेलाइट नहीं, GSLV सैटेलाइट इसके अंदर यूज़ होगी। चंद्रयान 2 के अंदर भी GSLV MK3 यूज़ किया था हमने, और इसके अंदर जो फ्यूल आपको बताया था वो फ्यूल आपको याद होना चाहिए। चंद्रयान 1 आप याद रखेंगे, चंद्रयान 1 हमने 2008 के आसपास लॉन्च किया था PSLV C11 से। PSLV C11 ये मेमोरेबल क्यों है, इतना पुराना क्यों, मैं आपको याद करने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि चंद्रयान 1 जो हमने भेजा था, इसने मून के ऊपर, इसने मून के ऊपर वाटर की प्रेजेंस को डिस्कवर किया था। ठीक है, तो इसीलिए चंद्रयान 1 मेमोरेबल रहा। फिर उसके बाद हमने 2019 में हम कोशिश कर रहे थे कि चंद्रयान 2 जो है, चंद्रयान 2 भी मून के ऊपर लैंड करे। तो यहाँ पे हमने 3 कंपोनेंट भेजे थे चंद्रयान 2 से। ये मान लीजिए मून है, तो सैटेलाइट जाती और मून के ऑर्बिट में सैटेलाइट आ जाती। अब इस सैटेलाइट से एक गाड़ी निकलती, और वो जो गाड़ी है, गाड़ी को मून के सरफेस पे लैंड करा दिया जाता, मून के सरफेस पे लैंड करा दिया जाता। फिर ये जो गाड़ी है ये मून के सरफेस पे घूमती रहती और वहां से सैंपल इकट्ठा करती रहती। ये हमारी कोशिश थी चंद्रयान 2 में, लेकिन ये पूरी तरह से सफल नहीं हुई। आपको क्या याद रखना है? आपको ये याद रखना है कि जो इसको लैंड कराने के लिए हम चीज़ यूज़ कर रहे थे, व्हीकल यूज़ कर रहे थे, उसको उसको एक नाम दिया गया था, उसका नाम था विक्रम लैंडर। विक्रम लैंडर का काम बस ये था कि यहाँ से यहां तक इस गाड़ी को, ये जो गाड़ी है इसका नाम है रोवर। ठीक है, रोवर का काम क्या था कि ये मून के सरफेस पे घूमेगा, वहां से सैंपल इकट्ठा करता रहेगा। तो विक्रम का काम यह था कि रोवर को मून के सरफेस तक पहुंचाना है। तो विक्रम लैंडर था और रोवर का नाम था प्रज्ञान। तो प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर, लेकिन ये मिशन सक्सेसफुल नहीं हो पाया और हमारा रोवर जो है वो क्रैश लैंडिंग हो गई, यहाँ पे क्रैश लैंडिंग हो गई। ठीक है, फिर एक और मिशन आप याद रखेंगे, मॉम मिशन, मार्स ऑर्बिटर मिशन। ये इंडिया का मंगलयान था, यानी कि मार्स के ऊपर इंडिया ने भेजा था। और कौन से PSLV से भेजा था, कौन से मिशन से? PSLV C25 से इसको भेजा था, मंगलयान को। इसकी न्यूज़ में अभी ये इसलिए आया था क्योंकि इसने कुछ इमेजेस भेजी हैं मार्स के मून की। मार्स के 2 मून की फ़ोटो भेजी है हमारे मार्स ऑर्बिटर मिशन ने। कौन से 2 मून की फ़ोटो भेजी है उसने? फोबोस की और डाइमोस की। फोबोस और डाइमोस की फोटो इसने भेजी है। अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे टेलीस्कोप से जुड़े हुए हैं। टेलीस्कोप क्यों ज़रूरी होते हैं? देखिए, कुछ एक्सोप्लैनेट होते हैं, एक्सोप्लैनेट की डेफिनेशन भी आपको करानी है। एक्सोप्लैनेट क्या है? सन है, सन के चारों तरफ ये हमारे 8 प्लैनेट मूव कर रहे हैं। ठीक है, सन क्या है? सन एक स्टार है, स्टार के चारों तरफ ये प्लैनेट्स ऑर्बिट कर रहे हैं। तो इसी तरह ऐसा भी तो हो सकता है कि इस सिस्टम से बाहर, हमारे सोलर सिस्टम से बाहर कोई और स्टार हो, XYZ स्टार हो कोई भी, और इसके चारों तरफ कुछ प्लैनेट्स ऑर्बिट कर रहे हो। तो ये जो है, जो ऐसे प्लैनेट्स होते हैं जो किसी और स्टार के चारों तरफ ऑर्बिट कर रहे होते हैं, उनको एक्सोप्लैनेट कहा जाता है। तो ये अर्थ से बहुत ज़्यादा दूर है, तो इनको देख पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो हम टेलीस्कोप की मदद लेते हैं। टेलीस्कोप 2 तरह के हो सकते हैं। टेलीस्कोप या तो लैंड बेस्ड होंगे, यानी कि अर्थ के ऊपर ही हमने वो टेलीस्कोप लगा रखा है। ठीक है, लैंड बेस्ड। और दूसरे होते हैं कि हमने स्पेस के अंदर वो टेलीस्कोप भेजा है। तो जो न्यूज़ में था, स्पेस के अंदर सबसे फेमस टेलीस्कोप जो न्यूज़ में रहा है पिछले साल, वो था आपका हबल स्पेस टेलीस्कोप। ये अर्थ से लगभग 550 किलोमीटर की दूरी पर है, ऊंचाई पर है अर्थ से। ये सोलर पावर्ड है, यानी कि सूरज से ये अपनी पावर लेता है, सोलर पावर्ड है। और इसको किसने भेजा हुआ है? ये भेजा है नासा ने यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर। तो इन दोनों का है ये हबल स्पेस टेलीस्कोप। ये P नहीं है, ये T है। अर्थ पे जो न्यूज़ में रहते हैं, 2 न्यूज़ में थे। एक तो था आपका लो फ्रीक्वेंसी एरे, जो कि नीदरलैंड में है। इसकी सिर्फ लोकेशन ज़्यादातर आती है कि अर्थ में कहाँ पर है। तो लो फ्रीक्वेंसी एरे नीदरलैंड के अंदर है। और दूसरा जो न्यूज़ में रहता है वो है 30 मीटर टेलीस्कोप, जो कि हम लगाने वाले हैं। मतलब अभी तक ये बना नहीं है 30 मीटर टेलीस्कोप। 30 मीटर टेलीस्कोप अभी लगा नहीं है। ये कहाँ पर लगेगा? ये लगेगा मोना के हवाई में। जब
30 मीटर टेलीस्कोप लग जाएगा तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट टेलीस्कोप होगा अर्थ बेस्ड। जो हम प्लैनेट्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं, या फिर जो मैंने आपसे कहा कि एक्सो प्लैनेट्स को देख रहे हैं, तो जो हमारा यूनिवर्स होता है, इस यूनिवर्स की हमें कितनी नॉलेज है? हमें इस यूनिवर्स की सिर्फ 5% ही हमें इस यूनिवर्स के बारे में पता है। मान लीजिए ये पूरा का पूरा यूनिवर्स है, तो केवल 5% ऐसा है जिसके बारे में हमने सुना है, जिसके बारे में हम पढ़ पाते हैं, देख पाते हैं, या किसी भी तरह से। सिर्फ इतना हिस्सा, जो ये पूरा का पूरा 95% हिस्सा है, ये 95% हिस्सा किससे कंसिस्ट करता है? ये 95% हिस्सा दो चीज़ों से मिलके बना है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, ये अभी तक किसी को मिली नहीं है चीज़ें, ऐसा माना जाता है। ये 95% हिस्सा बना है डार्क एनर्जी और डार्क मैटर से। डार्क एनर्जी और डार्क मैटर, ये दोनों के दोनों हाइपोथेटिकल हैं, अभी तक इनकी कोई भी डिस्कवरी नहीं हुई है। क्यों नहीं हो पाई है इनकी डिस्कवरी हो पाना, इनको डिटेक्ट कर पाना क्यों मुश्किल है? वो इसलिए मुश्किल है क्योंकि ये लाइट को ना तो रिफ्लेक्ट करते, ना लाइट को ये एब्जॉर्ब करते, कि आपने लाइट भेजी और लाइट इन्होंने पूरी की पूरी एब्जॉर्ब भी कर लिया, ऐसा भी नहीं हो रहा। रिफ्लेक्ट भी नहीं कर रहे, एमिट भी नहीं कर रहे, इनकी अपनी कोई रोशनी भी नहीं है जो ये पूरी दुनिया को दिखाई दें या कुछ करें। ये ग्रेविटी के साथ भी इंटरेक्ट नहीं करते, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के साथ भी इंटरेक्ट नहीं करते। तो इन चीज़ों की वजह से इनको डिटेक्ट कर पाना बहुत मुश्किल है। तो ऐसा क्यों लगता है कि ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि साइंटिस्ट जो हैं वो कुछ कुछ कैलकुलेशन करते रहते हैं। आपको पता है जो भी दो ऑब्जेक्ट होंगे इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही होती है, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा के कुछ कैलकुलेट करते हैं, अपनी कैलकुलेशन करते हैं। अपना उनका फॉर्मूला है G m(e)m1/r² करके उनका फॉर्मूला होता है, जिससे वो कैलकुलेट करते हैं। ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि इनका बिहेवियर कैसा होगा, कैसे, कितनी फोर्स लग रही है इनके ऊपर, लेकिन इनका बिहेवियर डेविएट कर जाता है। तो वो क्या कहते हैं कि हमें ऐसी कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर रही होगी जिसकी वजह से इनके ऊपर उस चीज़ का असर तो आ रहा है, लेकिन हमें वो चीज़ ना दिखाई दे रही, ना हम उसको फील कर पा रहे, ना डिटेक्ट कर पा रहे। तो इसीलिए ऐसी दो चीज़ें हम मान के चलते हैं, डार्क एनर्जी और डार्क मैटर। बहुत ज़्यादा आप डिटेल में नहीं जाएंगे, क्या क्या याद रखेंगे आप ये याद रख लें कि जो डार्क मैटर है, एक तो ये याद रखना है, दूसरा दोनों हाइपोथेटिकल, दोनों ये चीज़ें याद रखनी है आपको। जो डार्क मैटर है ये होती है एक अट्रैक्टिव फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्स ये एक सीमेंट की तरह है जिसके अंदर ढेर सारी चीज़ें, सीमेंट के अंदर जैसे पत्थर रोड़ी जमा हो जाते हैं, ये उस तरह से है। ठीक है, डार्क मैटर चीज़ों को होल्ड करके, हमारे पूरे यूनिवर्स को ये होल्ड करके काम कर रहा है डार्क मैटर। जो डार्क एनर्जी है ये रिपल्सिव फोर्स होती है, ये रिपल्सिव फोर्स होती है। बस आप इतना याद रखेंगे। ठीक है, तो ये मैंने पाई चार्ट बनाया है। बेसिकली क्या है, डार्क मैटर ऐसे ऐसे कहीं कहीं पे पूरे में लाई कर रहा होगा, फिर उसके बाद ये डार्क एनर्जी लाई कर रही होगी ऐसे में। तो डार्क एनर्जी 68% है, और जो आपका डार्क मैटर है ये आपका 27% है, और 5% आपके रेगुलर ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको आप देख सकते हैं, जिनके बारे में आपको पता है या फिर किसी भी तरह की थोड़ी बहुत नॉलेज है। नेक्स्ट है कुछ कंप्यूटर से जुड़ी हुई खबरें। तो इंडिया का ये फैक्ट आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इंडिया का एक सुपर कंप्यूटर है जिसका नाम है परम सिद्धि, परम सिद्धि एआई। तो ये जो सुपर कंप्यूटर था परम सिद्धि एआई, ये टॉप 500 सुपर कंप्यूटर की लिस्ट में 63rd नंबर पे आता है। इंडिया के दो कंप्यूटर जो हैं वो टॉप 100 के अंदर आते हैं इस लिस्ट में। जो टॉप 100 सुपर कंप्यूटर्स हैं उनकी लिस्ट में इंडिया के दो आते हैं, परम सिद्धि एआई जो कि 63 नंबर पे है, और दूसरा आता है आपका प्रत्युष। प्रत्युष प्रत्युष आपका इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटरोलॉजी के अंदर लाई करता है। ठीक है, एक और सुपर कंप्यूटर है इंडिया का जिसका नाम है मिहिर। मिहिर आता है 146 नंबर पे। जो परम सिद्धि एआई है, परम सिद्धि एआई कहाँ पे है आपका? परम सिद्धि एआई आपका नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंदर हमने बनाया था, और इसको हम कहाँ पे देखते हैं? सीडेक सेंटर का आपने नाम सुना होगा, सीडेक, ऐसे आपको बहुत जगहों पे देखने को मिलता होगा सीडेक सेंटर। तो ये होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। तो सीडेक सेंटर पे ये परम सिद्धि एआई लोकेटेड है, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंदर इसको बनाया गया था। तो एक तो आपको ये नाम याद होने चाहिए, परम सिद्धि एआई, प्रत्युष और मिहिर। ठीक है, टॉप 100 में कौन है? परम सिद्धि एआई और प्रत्युष है। इसके अलावा कंप्यूटर से जुड़ी हुई जो तीन खबरें और हैं। पहला तो रेड इको। रेड इको एक चाइनीज ग्रुप है, रेड इको एक चाइनीज ग्रुप है जिसको ये कहा गया था कि ये ग्रुप ट्रोजन हॉर्स के अटैक कर रहा है, ट्रोजन हॉर्स के अटैक कर रहा है। ठीक है, ट्रोजन हॉर्स क्या करता है?
ये एक तरह का, मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर है, आपने उस सॉफ्टवेयर को देखा, आप जब उस सॉफ्टवेयर को देख रहे हैं तो आपको लग रहा है कि ये आपके काम का सॉफ्टवेयर है, आपने इसको अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल कर लिया। इंस्टॉल करने के बाद ये क्या करता है, ये आपका काम करता रहता है, लेकिन एक सीक्रेट पाथ कनेक्ट कर देता है, एक सीक्रेट पाथवे कनेक्ट कर देता है दूसरे सेंटर के पास। ये जो सेंटर है, यहाँ से ये आपकी सीक्रेट इंफॉर्मेशन को देख सकता है। ये जो सेंटर है, ये जो भी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनेगा, इस सेंटर से आपके कंप्यूटर की जितनी भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, आप क्या लिख रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें इनको मिलती रहती है। तो ऊपर से देखने में ये अच्छी चीज़ लगती है, लेकिन सीक्रेट काम करता रहता है। तो महाराष्ट्र के जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, उसके कंप्यूटर्स के ऊपर ये ट्रोजन हॉर्स का अटैक हुआ था, और ये कहा गया था कि चाइना का रेड इको ग्रुप है जो कि ये अटैक कर रहा है। दूसरा एक और ट्रोजन हॉर्स बैंकिंग के ऊपर हुआ था, जिसका नाम दिया गया सेरेब्रस, जिसका नाम दिया गया सेरेब्रस। ठीक है, ये भी ट्रोजन ट्रोजन अटैक है, ये भी ठीक है, बैंकिंग के ऊपर किया गया था। इसके अलावा एक और टर्म आपको पता होनी चाहिए, स्पीयर फिशिंग। स्पीयर फिशिंग न्यूज़ में क्यों थी, आपने देखा होगा कि बहुत सारे इलन मस्क का ट्विटर अकाउंट हैक हो गया था, और उसने क्या कहा था कि मेरे अकाउंट के अंदर बिटकॉइन, मतलब उसने बिटकॉइन अपने अकाउंट के अंदर मांगे थे। ठीक है, तो ये उसने कोई एक अकाउंट नंबर दे दिया था और कहा था कि इसके अंदर बिटकॉइन डाल दो। तो ये स्पीयर फिशिंग में क्या था, स्पीयर फिशिंग क्या कैसे काम करती है, आपके पास मान लीजिए कोई मेल आई, आपने उस मेल को ओपन किया, मेल को ओपन देख करके आपको लग रहा है कि ये कोई ट्रस्ट वर्दी आदमी है, आपका कोई दोस्त है, और आपसे कोई इन्फॉर्मेशन मांग रहा है। इन्फॉर्मेशन कैसी, आपका नाम, आपका क्रेडिट कार्ड। ठीक है, तो ये एक तरह से फिश कर रहा है आपकी इन्फॉर्मेशन को, आपकी इन्फॉर्मेशन आपसे चालाकी से निकालने की कोशिश कर रहा है। या फिर जैसे कॉल करके आपसे पूछा जाता है कि मैं आपके अकाउंट के अंदर 100 रुपये डाल रहा हूँ, मुझे पेटीएम का नंबर बता दो। आप पेटीएम का नंबर बताते हैं, फिर वो कहता है कि आपके पास ओटीपी आया होगा, आप ओटीपी बताओ। जैसे ही आपने ओटीपी बताया, आपके पेटीएम से पैसे निकल गए। तो उसने क्या किया, उसने पहले ट्रस्ट डेवलप किया आपके अंदर, और फिर आपकी जो सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन थी वो आपसे ही जान ली। तो इसको कहा जाता है फिशिंग करना। तो अभी स्पीयर फिशिंग इसलिए न्यूज़ में थी। तो ये सीधी एक टर्म आ सकती है, आपके जो कंप्यूटर का सेक्शन है वहां पे ये पूछा जा सकता है कि फिशिंग क्या होता है। अगला टॉपिक आपका लगभग जीपीएस के जैसा है। देखिए, आप अपने फ़ोन की लोकेशन जो ट्रैक करते हैं, वो इसलिए हो पाती है क्योंकि आपके फ़ोन के अंदर एक जीपीएस सिस्टम लगा हुआ है। ये जीपीएस सिस्टम क्या है, यूएस की एक टेक्नोलॉजी है जिसने ढेर सारी सैटेलाइट हवा में, आसमान में, स्पेस में छोड़ रखी हैं, और वो सैटेलाइट आपके फ़ोन को ट्रैक करती रहती है। तो आपके फ़ोन के अंदर कोई चिप होनी चाहिए, कोई इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए जो कि इस सैटेलाइट से कम्युनिकेट कर सके। तो इंडिया को क्या हुआ था, कारगिल की लड़ाई के दौरान इंडिया को लोकेशन चाहिए थी कि जो ये पाकिस्तान की ट्रूप्स हैं वो कहाँ पर है। तो यूएस ने, क्योंकि यूएस का जीपीएस सिस्टम, यूएस ने उनकी लोकेशन देने से मना कर दिया था। तो इंडिया ने क्या कहा, इंडिया को ये रियलाइज़ हो गया कि मुझे अपना एक सिस्टम बनाने की ज़रूरत है जिसके अंदर मैं अपने एरिया की, अपने लोकेशन की जो लोकेशन है वो जान सकूं। तो इंडिया ने एक सिस्टम बनाने की कोशिश की जिसका नाम है IRNSS। इस सिस्टम के अंदर इंडिया ने 7 सैटेलाइट को स्पेस के अंदर छोड़ा है। 7 सैटेलाइट में से 3 सैटेलाइट आपकी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में है, 4 सैटेलाइट आपकी जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट के अंदर है। इसको नाम दिया गया नाविक, नाम दिया गया नाविक। दूसरा जो आप इसमें याद रखने वाली चीज़ है कि इसकी 2 तरह की सर्विसेज हैं। एक सर्विस है आपकी स्टैंडर्ड सर्विसेज, और दूसरी आपकी रिस्ट्रिक्टेड सर्विसेज। रिस्ट्रिक्टेड सर्विसेज आपकी एनक्रिप्टेड हैं, जो कि मिलिट्री के यूज़ में आएंगी, और जो स्टैंडर्ड सर्विसेज हैं वो सब यूज़ कर सकते हैं। IRNSS की एक्यूरेसी क्या होगी, 2 मीटर से कम होगी इसकी एक्यूरेसी, यानी कि ठीक ठाक एक्यूरेसी है इसकी। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि बाकी देश के जो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, जीपीएस के जैसे जो सिस्टम हैं, वो कौन कौन से हैं। आप यूएस का तो मैंने जैसे बता दिया, यूएस का है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ये अर्थ पे लोकेशन बता सकता है चीज़ों की, जूम करके उनकी फ़ोटो खींच सकता है, ये देख सकता है कि कौन कहाँ पर कैसे खड़ा है। ठीक है, तो यूएस का जीपीएस है, ये 24 सैटेलाइट यूज़ करता है, हम सिर्फ 7 यूज़ कर रहे हैं। फिर उसके बाद आपका आता है रशिया का ग्लोनस, रशिया का ग्लोनस, चाइना का बेडू। ठीक है, ये आपको लिखना पड़ेगा, ये नोट्स में नहीं है, चाइना का बेडू। और आपका यूरोप का गैलीलियो, यूरोप की गैलीलियो। तो ये सारे के सारे आपके पोजीशनिंग सिस्टम्स हैं। इंडिया का जो पोजीशनिंग सिस्टम है ये पूरी दुनिया को कवर नहीं करता, ये सिर्फ इंडिया को कवर करता है, और इंडिया की बाउंड्री से 1500 किलोमीटर्स तक कवर करता है। ठीक है, इंडिया के जो बॉर्डर है तो पूरे के पूरे इंडिया को कवर करेगा, और उससे 1500 किलोमीटर के बॉर्डर को, एरिया को कवर करेगा। IRNSS में आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए।
अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हम ये नोट्स से देख लेते हैं, जो भी करंट अफेयर्स थे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे वो मैं कवर करा चुका हूँ, जहाँ से यूपी से सबसे ज़्यादा पूछती है। अब सारे करंट अफेयर्स देखते चलेंगे हम, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस मार्क कराता चलूंगा कि आपको क्या क्या याद रखना है। निसार, ये एक सिंथेटिक अपर्चर रेडार वाली एक सैटेलाइट है जिसको लॉन्च किया जाएगा 2022 के अंदर। ये नासा और इसरो मिलके कर रही है, इसीलिए जो एन है वो नासा का है, आई जो है वो इसरो का है, फिर ये सिंथेटिक अपर्चर रेडार, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये एक ऑल वेदर सैटेलाइट होगी जो कि अर्थ के ऊपर ऑब्जर्वेशन करेगी, अर्थ में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं उन सब चीज़ों को देखती रहेगी। ऑल वेदर है क्योंकि ये चाहे क्लाउड हो चाहे कुछ भी हो, ये हर एक चीज़ में से आर पार देख लेती है। ये दो तरह के रेडार फ्रीक्वेंसी को यूज़ करती है ये काम करने के लिए, और वो फ्रीक्वेंसी एल बैंड और एस बैंड होती है। तो ये आपको मिनिमम चीज़ें यहाँ से याद रखनी है इतनी। रेड इको के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसने ट्रोजन हॉर्स किए थे महाराष्ट्र स्टेट की इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी के ऊपर, ठीक है, रेड इको के नाम से था। तो मैंने आपसे कहा था कि ये ट्रोजन हॉर्स क्या करता है, एक सीक्रेट पाथ क्रिएट कर देता है कमांड सेंटर तक। तो जो कमांड सेंटर था रेड इको का, उसका नाम दिया गया था शैडो पैड, ठीक है। जो भी ट्रोजन वगैरह होते हैं ये सब मालवेयर की डेफिनेशन के अंदर आते हैं। जो भी आपके कंप्यूटर को हार्म करने की कोशिश करेगा वो एक तरह का मालवेयर है, उसी के अंदर ही आपका ट्रोजन आता है, ठीक है। ये सब और ज़्यादा आपको इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एक बार रीड कर लीजिएगा बस। हीलियम का मैं आपको बता चुका हूँ कि यूएस जो है वो इसका एक्सपोर्ट कम करने की बात कर रहा है, कतार में देख रहे हैं और राजमहल हिल्स में देख रहे हैं। सर्ब प्रिज्म क्या है, सर्ब के कुछ कुछ प्रोग्राम चलते हैं, उन प्रोग्राम्स को एक पोर्टल पे, एक वेबसाइट पे डाल दिया जाएगा। आप उस प्रोग्राम में देख सकते हैं कि ये प्रोग्राम क्या काम कर रहा है, इसकी फंडिंग कहाँ से आ रही है, कहाँ तक इसकी प्रोग्रेस पहुंची। तो बस वही सर्ब प्रिज्म है, ठीक है, और ज़्यादा नहीं है इसके अंदर जानना। डीप ओशन मिशन, डीप ओशन मिशन इसमें आपको मंत्रालय पता होना चाहिए। डीप ओशन मिशन, भले ही ओशन की बात है पर मंत्रालय कौन सा है, अर्थ का मंत्रालय, तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस इस मिशन को कंडक्ट करा रहा है, किसके साथ मिलके, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है इसके अंदर। आपका इसरो आ जाता है, आपका डीआरडीओ आ जाता है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी आ जाता है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी आ गया, फिर आपका सीएसआईआर आ गया, सीएसआईआर, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, और इंडियन नेवी। तो ये दो तीन बार आप रीड कर लीजिएगा, पर इतना याद रखना है कि मंत्रालय कौन सा है, ठीक है। एटॉमिक एनर्जी और आप एक याद रखेंगे क्योंकि ये थोड़ा ऑड सा लगता है, ठीक है। दो तीन बार पर रीड जरूर कर लेना। इसका काम क्या है डीप ओशन मिशन का, हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे जो ओशन है, ओशन के अंदर रिसोर्सेज कैसे हैं। जैसे ये तो आपके इंडिया का सरफेस है, फिर इंडिया के यहाँ पे ओशन आ रहे हैं, पूरे में पानी है, तो ओशन बहुत डीप होता है। तो ये जो डीप सी की एक्सप्लोरेशन होती है ये कर पाना इतना आसान नहीं होता, बहुत ज़्यादा गहराई पे होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। डीप सी में आपको मेटेलिक पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स भी मिलते हैं, ठीक है, पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स भी मिलते हैं जो कि मिनरल से रिच होते हैं। तो इन सब चीज़ों को हमें देखना है, साथ ही साथ ये देखना है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ओशन पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, टेक्नोलॉजी से हम कैसे इस क्लाइमेट चेंज को कम कर सकते हैं। हम जो ओशन के रिसोर्सेज हैं, यानी कि अगर फिश की बात की जाए, फिश हैं या फिर मिनरल्स हैं, उनको हम कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के लिए हमने ये डीप ओशन मिशन करने की काम कर रहे हैं। आपको सिर्फ ये वाले आप ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे और मंत्रालय ध्यान में रखेंगे। फिर उसके बाद जियो स्पेशियल सेक्टर, जियो स्पेशियल सेक्टर क्या है, हवा से, आसमान से, स्पेस से धरती को देखना, इसको कहा जाता है जियो स्पेशियल, देख रहे हैं वो, ठीक है। जियो स्पेशियल सेक्टर क्या है, ये पूरी तरह से इंडिया में गवर्नमेंट रेगुलेट करती थी, लेकिन अब इंडिया इसको प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर रही है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, एक बारी बस आपको रीड करना है, ठीक है, जियो स्पेशियल के बारे में। यानी कि मान लीजिए किसी प्राइवेट कंपनी ने अपनी सैटेलाइट लॉन्च कर रखी है, और ये जो सैटेलाइट है ये इंडिया की तरफ देख रही है, तो इंडिया इसको पूरी तरह से रेगुलेट करता रहता था, इसका जो डेटा था वो डेटा पूरी तरह से रेगुलेटेड होता था। अब इसको धीरे धीरे हम प्राइवेटाइज करने की बात कर रहे हैं, तो जो डेटा होगा वो इंडिया की, जैसे इसरो है, इसरो ने इंडिया को ऑब्जर्व करके कुछ डेटा इकट्ठा किया है, उस डेटा को भी पब्लिक को दिया जा सकता है, प्राइवेट सेक्टर को दिया जा सकता है, ताकि उस डेटा को यूज़ किया जाए। जैसे आप ऊबर के अंदर, ऊबर वालों ने अपनी सैटेलाइट कोई लॉन्च की होगी जिससे वो ट्रैक करते हैं कि उनके राइडर कहाँ पे है, एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं।
तो ऊबर ने क्या किया, एक प्राइवेट कंपनी ने आपका जियो स्पेशियल डेटा यूज़ किया, ये भी जियो स्पेशियल डेटा है कि वो राइडर कहाँ पे है, और वो डेटा यूज़ करके उसने आपको एक सर्विस प्रोवाइड कर दी। तो इसी तरह से आपका जोमेटो हो गया, ढेर सारी चीज़ हो गई, तो इसीलिए इसको डीरेगुलेट करने की बात हो रही है, प्राइवेटाइज करने की बात हो रही है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस रीड कर लीजिएगा। वेनेडियम मैं आपको बता चुका हूँ कहाँ पे मिल रहा है, ये मिल रहा है अरुणाचल प्रदेश में। किस काम आता है, स्टील और टाइटेनियम को स्ट्रेंथन करने के लिए। ठीक है, ये मार्स मार्स डिगर की जब भी बात हो जाती है, नासा का इनसाइट प्रोग्राम था जिसपे एक मोल था, मोल के पास एक हैमर था। हैमर क्या करने वाला था, हैमर मार्स के रॉक को तोड़ के, मार्स के सरफेस को तोड़ के उसके डीप बीनीथ देखना चाहता था, कि उस सरफेस के नीचे देखना चाहता था कि सरफेस कैसी है उसकी। लेकिन वो अब डेड डेड डिक्लेयर कर दिया गया मार्स के रोवर को। एक्सोप्लैनेट्स की डेफिनेशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, लोफार, लो फ्रीक्वेंसी एरे, ये कहाँ पे आपको मिलेगा, ये एक रेडियो टेलीस्कोप है जो कि आपको नीदरलैंड्स के अंदर मिलेगा। सिर्फ आप इतना याद कर लें इस लोफार के अंदर। एरोजोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एरोजोल ऐसे छोटे छोटे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि सस्पेंडेड रहते हैं। एरोजोल आपके सॉलिड भी हो सकते हैं और लिक्विड भी हो सकते हैं। ये जो एरोजोल है, अभी साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है कि ब्लैक कार्बन के एरोजोल और डस्ट, इन दोनों की वजह से हमारे जो हिमालयन रीजन है वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो रही है। इसकी वजह से हमारा जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट के अंदर कुछ बदलाव हो रहा है, और वो बदलाव क्या है, हिमालयन रीजन में रेनफॉल। एरोजोल की ये जो क्लाइमेट को चेंज करने वाली ताकत होती है, इसको कहा जाता है एरोजोल, एरोजोल रेडिएटिव फोर्स। ये टर्म आप याद करेंगे, यहाँ पे लिख लीजिएगा नोट्स के अंदर ही। एरोजोल रेडिएटिव फोर्स कहते हैं कि एरोजोल की वजह से क्लाइमेट के अंदर क्या क्या बदलाव आ रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चाइना का आर्टिफिशियल सन, ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो आपको अच्छे से याद रखनी है। पहले तो आप ये नाम ही याद रखेंगे, HL2M टोकामैक रिएक्टर। ये न्यूक्लियर फ्यूजन कर रहा है। देखिए, न्यूक्लियर फ्यूजन जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे होती है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन के साथ एक अच्छी चीज़ ये है कि ये बहुत ज़्यादा क्लीन है, बहुत ज़्यादा क्लीन है, बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करती है। और इसके जो रेडियो एक्टिव मटीरियल है, जैसे अगर हम फिजन करते हैं, फिजन के अंदर बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिव मटीरियल का वेस्टेज निकलता है और फिर उस वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करना होता है। लेकिन फ्यूजन में ये जो दिक्कत है ये कम हो जाती है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि धीरे धीरे न्यूक्लियर फ्यूजन को हम टैप करें और फिर इससे बिजली प्रोड्यूस करें। तो न्यूक्लियर फ्यूजन के साथ दिक्कत ये है कि ये फ्यूजन टेक प्लेस करती है बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर। बहुत ज़्यादा जब टेम्परेचर बढ़ा होता है तब फ्यूजन रिएक्शन चालू होती है। तो जहाँ पे भी, और फ्यूजन एक बार स्टार्ट हो गई तो फ्यूजन को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो इसको जहाँ पे भी फ्यूजन रिएक्शन करते हैं हम, वहाँ पे हमें चारों तरफ एक ऐसी फील्ड की ज़रूरत पड़ती है, एक ऐसी फील्ड की ज़रूरत पड़ती है, एक ऐसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है जो इस हाई टेम्परेचर को विथस्टैंड कर दे, झेल सके। जो इस हाई टेम्परेचर को झेल सकेगा वही वहीं पर ही हो पाएगी। तो इसके अंदर फ्यूजन रिएक्शन होती रहती है। ठीक है, और इसके जो वॉल्स हैं, ये जो फील्ड बना देते हैं हम, कई बार मैग्नेटिक फील्ड यूज़ करते हैं और इसके आसपास ये वेसल लगा देते हैं। ये जो वेसल है, मैग्नेटिक फील्ड कोशिश करती है कि ये फ्यूजन रिएक्शन इसी के अंदर कंटेंट रहे, और जो गर्मी है उसको ये वेसल एब्जॉर्ब कर लेता है, और उस गर्मी से क्या करता है, गर्मी से पानी को भाप बनाता है, स्टीम बनाता है। और जो स्टीम है, स्टीम टरबाइन को रोटेट करती है, टरबाइन रोटेट होती है तो बिजली प्रोड्यूस होती है। आज तक बिजली प्रोड्यूस करने का यही एक तरीका यूज़ हो रहा है जिसमें हम किसी ना किसी तरीके से टरबाइन को रोटेट करते हैं और टरबाइन जो है बिजली प्रोड्यूस कर देती है। जैसे डैम पे ऊंचाई से पानी गिरता है, पानी गिरने की वजह से टरबाइन रोटेट करती है और बिजली प्रोड्यूस हो जाती है। स्टीम इंजन के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे गर्मी से पानी से स्टीम बनाई, स्टीम ने टरबाइन पे पड़ी और टरबाइन रोटेट किया और फिर बिजली बन गई। तो यहाँ पे हम जो गर्मी ले रहे हैं पानी को भाप बनाने के लिए, वो गर्मी ली जा रही है फ्यूजन से। ठीक है, तो टोकामैक क्या है, टोकामैक चाइना का फ्यूजन रिएक्टर है। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिवाइस है। अभी तक ये कमर्शियल यूज़ नहीं हो रहा है, फ्यूजन का कोई भी कमर्शियल यूज़ नहीं हो पाया है। एक इंटरनेशनल लेवल पे टोकामैक बन रहा है जिसका नाम है इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है, इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, और ये कड्राश फ्रांस के अंदर है। यहाँ पे कहीं पे कैडरैश लिखा होगा, नहीं लिखा तो आप इसको लिख लीजिएगा। कैडरैश फ्रांस के अंदर आपका ये ITER लगा हुआ है, तो ये भी वही काम कर रहा है। इसको आर्टिफिशियल सन क्यों कह रहा है चाइना, आर्टिफिशियल सन इसलिए कह रहा है क्योंकि सन के अंदर भी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, और इसके अंदर ये जो टोकामैक वो बना रहा है अपना, उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। ठीक है, पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर टेम्परेचर हो जाता है। बस इतना आपको याद रखना है। एंथ्रेक्स का जो याद रखना है मैं आपको बता चुका हूँ। क्वांटम कंप्यूटिंग, ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है पर इसके आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। ये
बहुत ही ज़्यादा फास्ट कंप्यूटर हैं, जो एक सुपर फास्ट कंप्यूटर होता है, सुपर कंप्यूटर होता है, ये उस सुपर कंप्यूटर से भी ट्रिलियन टाइम्स ज़्यादा फास्ट है, ट्रिलियन टाइम्स ज़्यादा फास्ट। ठीक है, तो ये जो क्वांटम कंप्यूटिंग होते हैं ये बिल्कुल ही अलग मैकेनिज्म पे काम करते हैं। हमारे कंप्यूटर्स काम करते हैं बाइनरी बाइनरी सिस्टम पे, बाइनरी सिस्टम में यानी कि ये वंस और जीरोस की लैंग्वेज समझते हैं और उसी पे ही काम करते हैं। लेकिन क्वांटम कंप्यूटिंग क्या कहता है कि वन और जीरो तो है, वन और जीरो मतलब आप ऐसे इमेजिन करिए कि आपके हाथ में एक सिक्का है, कॉइन है, आपने उस कॉइन को जब टॉस किया तो जब वो ज़मीन पे पड़ेगा तो या तो वो वन दिखा रहा होगा या फिर जीरो दिखा रहा होगा, हेड दिखा रहा होगा या फिर टेल दिखा रहा होगा, है ना। लेकिन क्वांटम कंप्यूटिंग किस प्रिंसिपल पे काम करता है, वो काम करता है कि सिक्का जब हवा में है तो वो जीरो भी हो सकता है और वन भी हो सकता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। इस चीज़ को कहा जाता है सुपर इम्पोजिशन। ठीक है, दो तीन टर्म्स आप इसमें याद रखें, एक तो सुपर इम्पोजिशन, फिर इंटरफेरेंस, फिर एंटेंगलमेंट। अगर आ जाए कि ये टर्म्स आपको किस चीज़ में दिखाई देती है तो आप लिख देंगे क्वांटम कंप्यूटिंग या क्वांटम कंप्यूटर्स। ठीक है, क्वांटम कंप्यूटर्स बाइनरी सिस्टम में हमारे कंप्यूटर काम करते हैं, क्वांटम कंप्यूटर्स किस उसमें काम करते हैं, वो काम करते हैं क्यूबिट्स के अंदर। क्यूबिट्स क्या कहते हैं, यानी कि क्यूबिट्स वो जो कि ये इन तीनों चीज़ों को फॉलो करे, सुपर इम्पोजिशन, इंटरफेरेंस और एंटेंगलमेंट। क्यूबिट्स वन भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और इन दोनों ही स्टेट में हो सकता है। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इसकी डिटेल में आप नहीं जाएंगे। डायबिटीज़ वाला ये बस आपको रीड करना है, बर्ड फ्लू मैं आपको बता चुका हूँ, डायबिटीज़ में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस रीड कर लीजिएगा। IRNSS इसकी भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, तो इसकी जो करंट अफेयर्स का पोर्शन है, करंट अफेयर्स का पोर्शन ये है कि इंडिया ने ये एक रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम बनाया है, यानी कि हमारे रीजन में इंडिया और इंडिया के बॉर्डर से 1500 किलोमीटर के आसपास का जो भी रीजन है वहाँ का ये लोकेशन वगैरह को देख सकता है और उसकी लोकेशन बता सकता है, वहाँ पे नेविगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, IRNSS को फिर इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्निशन चाहिए थी, तो इसको वो रिकॉग्निशन मिल चुकी है। रिकॉग्निशन किसने दिया, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने। नेविगेशन में ये मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्निशन दे रहा है और अब इंडिया का जो IRNSS है वो एक नेविगेशन सिस्टम का पार्ट बन चुका है जो कि पूरी दुनिया में यूज़ होता है, और वो पार्ट क्या है, वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम। ठीक है, ये जो सिस्टम है, सिस्टम वर्ल्ड लेवल पे है, लेकिन इंडिया का जो ये नेविगेशन फैसिलिटी है ये सिर्फ इंडिया और इंडिया से 1500 किलोमीटर की दूरी पे ही मिल पाएगी। कितनी सैटेलाइट है, वो 7 सैटेलाइट मैं आपको बता चुका हूँ। 1500 किलोमीटर फ्रॉम इट्स बाउंड्री, नाम दे रखा है नाविक। नाविक की फुल फॉर्म आप यहाँ से याद कर लेंगे। ठीक है, और स्टैंडर्ड पोजीशनिंग जो कि हर एक यूज़र के लिए अलाउड है, रिस्ट्रिक्टेड पोजीशनिंग जो कि ऑथराइज्ड यूज़र के लिए, ज़्यादातर मिलिट्रीज को यूज़ करेगी, ये एनक्रिप्टेड है। एक्यूरेसी ये बेटर देन 20 मीटर की देगा। 8 सैटेलाइट दे रखी हैं क्योंकि 7 सैटेलाइट अभी स्पेस में है, एक सैटेलाइट खराब हो गई थी इसीलिए उसको मिला के ये 8 लिखी हुई है यहाँ पे, लेकिन असली में 7 सैटेलाइट है। ठीक है, जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी। एप्लीकेशन आप एक बार पढ़ लीजिएगा। प्लाज्मा थेरेपी, अभी कोविड के टाइम पे प्लाज्मा थेरेपी का बहुत ज़्यादा आपने न्यूज़ में सुना होगा। प्लाज्मा थेरेपी के अंदर क्या होता है, मान लीजिए कोई भी आदमी किसी इन्फेक्शन से, किसी आदमी को इन्फेक्शन हुआ तो उसका ब्लड जो है, ब्लड उससे लड़ने के लिए वो बनाता है, सैनिक बनाता है, या फिर ये कह लीजिए आपका शरीर जो है वो एक सेना तैयार कर देता है। वो सेना का नाम क्या होता है, एंटीबॉडीज। ठीक है, तो जब कोई बाहर से सामान आता है उस सामान को कहा जाता है एंटीजन। ये एक फॉरेन सब्सटेंस है जो आपकी बॉडी के अंदर घुस चुका है और आपकी बॉडी उसको देख के कह रही है ये तो गड़बड़ हो गई। तो एंटीजन जैसे ही आपके बॉडी में आएगा तो आपकी बॉडी उसको मारने के लिए एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है और धीरे धीरे ये एंटीबॉडी जो है इन एंटीजन्स को खत्म करना चालू कर देती है। तो कोविड के अंदर भी यही होता है कि बाहर से एक एंटीजन आया है जिसका नाम है आपका ये कोविड वायरस। ठीक है, तो ये वायरस आने के बाद आपकी बॉडी धीरे धीरे उसकी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है, क्योंकि कोविड, हमारा शरीर कोविड को जानता नहीं है, इससे पहले उसने कभी कोविड को देखा नहीं है, तो उसको ये नहीं पता कि इससे लड़ने के लिए कौन सी एंटीबॉडीज काम करेगी, तो वो बहुत स्लोली एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करता है। तो मान लीजिए कोई एक हट्टा कट्टा इंसान है, बहुत ही उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, उसको कोविड वायरस का इन्फेक्शन हुआ तो उसका शरीर क्या करेगा, वो धीरे धीरे एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा, पर क्योंकि वो एक स्ट्रांग आदमी है तो उसकी एंटीबॉडीज थोड़ा सा जल्दी बन जाएंगी और वो वायरस को मार के भगा देगा। ठीक है, उसकी एंटीबॉडीज जो है वो धीरे धीरे, कई बार आपने सुना होगा एसिम्टोमेटिक पेशेंट होते हैं, आपने सुना होगा कि बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो कि खुद ही रिकवर कर गए बिना किसी दवाई के, तो उनकी इम्यूनिटी थोड़ी स्ट्रांग रही थी, उनकी एंटीबॉडीज जल्दी से बन गई।
वहीं पे अगर मान लीजिए कोई दूसरा आदमी है, उस दूसरे आदमी की एंटीबॉडीज काफी स्लोली बन रही है, और जो एंटीजन है वो काफी, जो वायरस है, वायरस अपने आप को रेप्लिकेट करता रहता है, मल्टीप्लाई करता रहता है, बढ़ता रहता है संख्या में। तो वायरस बहुत तेजी से बढ़ रहा है और आपकी एंटीबॉडीज बहुत धीरे धीरे बन रही हैं। तो ये जो वायरस की वजह से इन्फेक्शन है, ये हो सकता है आपके पूरे शरीर में फैल जाए और आप सही से सांस भी ना ले पाए, आपके लंग्स वगैरह जो हैं वो ज़्यादा अफेक्ट हो जाएं। तो लोगों ने एक थ्योरी निकाली, साइंटिस्ट ने, कि जो आदमी जिसको पहले कोरोना हो गया था, जो पहले कोरोना से इन्फेक्ट हो गया था, तो उसके शरीर ने तो इस कोरोना से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज बनाई ही होंगी। तो क्यों ना हम उसके शरीर से इन एंटीबॉडीज को निकाल दें और इस कमजोर आदमी के शरीर में डाल दें। तो जब इस आदमी के शरीर में वो चल जाएंगी, तो बाहर से एंटीबॉडीज आ चुकी हैं, ये कुछ समय तक इस वायरस से लड़ती रहेंगी और तब तक इसका खुद का शरीर उन एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस कर लेगा। तो ये पीछे की थ्योरी थी, लेकिन बाद में पता चला कि प्लाज्मा थेरेपी ज़्यादा अच्छा काम नहीं कर पाई है कोरोना के केस में। तो प्लाज्मा के बारे में बस आपको इतना ही जानना है। एक बार आप इसको रीड कर लीजिएगा कि इसमें एंटीबॉडीज़ का ट्रांसफ्यूजन कर देते हैं, ठीक है। बस ये एक बार देख लीजिए आप। डार्क मैटर, डार्क एनर्जी मैं आपको बता चुका हूँ, हबल स्पेस टेलीस्कोप की भी डिस्कशन हो चुकी है, ठीक है। लार्ज टेलीस्कोप है स्पेस में, 1990 से ये स्पेस के अंदर है, सोलर पावर्ड है, और इसने साइंटिस्ट को, मतलब हमारा जो एक स्पेस प्रोग्राम का, पूरी दुनिया का एक ऑब्जेक्टिव ये है कि ये जानना है कि जब बिग बैंग थ्योरी हुई थी, बिग बैंग थ्योरी से लेके आज तक की जो दुनिया बनी है वो कैसे बनी है। तो वो इसी चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए स्पेस के अंदर टेलीस्कोप भेज रहे हैं, स्पेस में जितना दूर हो सके उतना दूर देख रहे हैं, क्योंकि लाइट जो है, लाइट एक स्पीड से ट्रेवल करती है। बिग बैंग में क्या हुआ, एक विस्फोट हुआ और लाइट ने ट्रेवल करना चालू किया। तो लाइट ट्रेवल कर करके ऐसे ट्रेवल कर रही है। मान लीजिए अगर कोई इसमें ये ऐसे ट्रेवल करने लग जाए, लाइट ऐसे आ रही है और आप ऐसे ट्रेवल कर रहे हैं, तो क्या हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि हम पास्ट में जा रहे हैं, हम पास्ट में जा रहे हैं, ठीक है, हम समय में पीछे की तरफ जा रहे हैं और पीछे क्या हुआ था वो देखते जा रहे हैं, ठीक है। ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा आप इसके टेक्निकल में मत जाइए। तो हम यही करना चाह रहे हैं, टेलीस्कोप से हम बहुत दूर देखना चाह रहे हैं, हम बहुत पास्ट की तरफ देखना चाह रहे हैं, बहुत पास्ट की तरफ देखना चाह रहे हैं, ताकि हमें ये पता चल जाए कि दुनिया का स्टार्ट कैसे हुआ, यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ। यही देखना हमारा सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है, जिसके लिए ये सारे के सारे काम हो रहे हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि इंडिया ने एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट PSLV C49 पे किया। 2020 का ये पहला मिशन था, कोविड की वजह से सारे मिशन रुके पड़े थे, तो ये हुआ था। PSLV C49 मिशन था। PSLV के 51 फ्लाइट हो चुकी हैं, 51 में से 49 आपकी सक्सेसफुल रही हैं, ठीक है। सिर्फ दो फ्लाइट ऐसी हैं जो कि सक्सेसफुल नहीं हुई थी। ये जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, इस पर हमने एक रडार इमेजिंग सैटेलाइट रीसैट को भी भेजा है। रीसैट रीसैट एक पूरी कॉन्स्टलेशन का पार्ट बन रहा है, मतलब इसके साथ और भी सैटेलाइट काम करेंगी। तो इससे पहले हम रीसैट 2B और रीसेट 2BR1 को लॉन्च कर चुके हैं, उनके साथ मिलकर रीसेट काम करेगी, ठीक है। ये बस वही फॉरेस्ट्री को, अर्थ को ऑब्जर्व कर रही है, बस इतना ही आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा रीड कर लीजिएगा बस इसको। PSLV के बारे में पूरा बात कर लिया, ठीक है। लिक्विड स्टेज को विकास इंजन का नाम देते हैं, चंद्रयान की बात हो गई। 4 स्टेज होता है ये, ठीक है, विकास लिक्विड इंजन, वर्क हॉर्स कहा जाता है, ये सारी बातें हो चुकी हैं। गगनयान की भी हमने देख लिया, इसको एक बार बस रीड कर लेना, जितना आपको बताया था उतना काफ़ी है, ठीक है। GSLV Mark 3 इसको लॉन्च करेगा। परम सिद्धि की हम बात कर चुके हैं, प्रत्युष मिहिर भी बात हो गई है। इसको सिर्फ रीड करते चलना, ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा इसका रटना नहीं है, जितना जितना बताया सिर्फ उतना उतना आप याद करेंगे। ये मैंने आपको मार्क भी करके दे रखा है। 30 मीटर टेलीस्कोप कहाँ पे लग रहा है, मोनाकी के अंदर लग रहा है। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, इंपॉर्टेंट का तो पता नहीं। कर्नाटका के कोस्ट पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना देखने को मिला था। उसमें क्या था, मान लीजिए ये कर्नाटका है, कर्नाटका के कोस्ट पे, यहाँ पे आपको ऐसे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखने को मिल रहे थे जो चमक रहे थे। ये बहुत अलग अलग कलर के, बहुत ही सुंदर सुंदर दिखाई दे रहे थे। तो बहुत सारे टूरिस्ट आ रहे थे, पर ये अच्छी बात नहीं थी कि यहाँ पे ये ऑर्गेनिज्म देखने को मिले, क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ये ऑर्गेनिज्म मछलियों का खाना खा जाते हैं। मछलियों का खाना क्या होता है, फाइटोप्लैंक्टॉन्स और एल्गी। फाइटोप्लैंक्टॉन्स और एल्गी को मछली खाते हैं, लेकिन वहाँ पे ये जो ये बायोल्यूमिनेसेंट ऑर्गेनिज्म आने लगे, जो चमकने वाले ऑर्गेनिज्म थे, ये आने लगे। ये क्या करने लग गए, ये मछलियों का खाना खा जाते थे और मछलियां जो हैं वो उनका फूड सोर्स खत्म होने लग गया। आपको क्या याद रखना है कि नॉक्टिलुका सिंटिलेंस क्या होते हैं, ये बायोल्यूमिनेसेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं। बायो का मतलब जीवित, तो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ल्यूमिनेसेंट मतलब चमकने वाले, तो ये चमकने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं,
ठीक है, तो बस इतना यहाँ पे, इससे ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। काला अजहर में आपको क्या याद रखना है, बिहार के अंदर ये बहुत पाया जाता था। बिहार की एक डिस्ट्रिक्ट है वैशाली, वहाँ से काला अजहर को एलिमिनेट कर दिया है। काला अजहर किस वजह से होता है, ट्रॉपिकल पैरासिटिक डिजीज़ है, प्रोटोजोन लीशमेनिया की वजह से। लीशमेनिया की वजह से होता है, इसीलिए इसका जो नाम है, इसका नाम हम विसरल लीशमेनियासिस भी इसको नाम दिया हुआ है। ठीक है, एक बार बस इसको रीड करना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। सुपर कंडक्टर्स के बारे में आपको ये याद रखना है कि कंडक्टर्स अपने बॉडी से, कंडक्टर्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, यानी पास होने देते हैं। यहाँ पे अगर बिजली है तो वो यहाँ तक पहुँच जाएगी, तो ये कंडक्टर्स होते हैं। लेकिन इनका कुछ रेजिस्टेंस होता है जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा लॉस हो जाता है, थोड़ी हीट जनरेट होती है। तो इन सब चीज़ों को ओवरकम करने के लिए सुपर कंडक्टर्स बनाए जाते हैं। सुपर कंडक्टर क्या करता है, ये ऑलमोस्ट ज़ीरो रेजिस्टेंस देता है, यानी कि कोई भी रुकावट पैदा नहीं करता है और बिजली को ईजिली फ्लो करने देता है, अपनी बॉडी से फ्लो करने देता है। लेकिन सुपर कंडक्टर्स के साथ दिक्कत यह है कि इनको बहुत ही लो टेम्परेचर पे रखना पड़ता है। तो अगर हम कोई सुपर कंडक्टर ऐसा बना दें जो कि रूम टेम्परेचर पे जीरो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करे, तो वो गेम चेंजर होगा। और अभी रिसेंटली यही हुआ है कि यूएस के कुछ रिसर्चर्स थे, उन्होंने कार्बन, हाइड्रोजन और सल्फर को मिला के एक सुपर कंडक्टर बनाया जो कि 15 डिग्री सेल्सियस पे सुपर कंडक्टर बन जाता है। उसको और ज़्यादा ठंडा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो कॉमन सुपर कंडक्टर्स होते हैं वो 133 केल्विन पे, यानी कि -140 डिग्री सेल्सियस पे काम करते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अच्छी डिस्कवरी हुई है। बस आपको इतना याद रखना है कि सुपर कंडक्टर्स क्या करते हैं, और ये न्यूज़। ठीक है, एक बार रीड कर लीजिएगा, और ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। एस्टेरॉयड बेनो। अच्छा, यहाँ पे देखने से पहले हम पूरे के पूरे जो नासा के कुछ प्रोग्राम्स हैं उनका एक ओवरव्यू और ले लेते हैं। इन प्रोग्राम्स का बेसिकली बस यही आता है कि किस स्पेस एजेंसी ने किया है और ये प्रोग्राम कहाँ पे जा रहा है। तो नासा के आप दो प्रोग्राम देख लीजिए क्योंकि वही ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं। एक प्रोग्राम का नाम है डिस्कवरी। डिस्कवरी के अंदर हम ऑलरेडी देख चुके हैं इनसाइट के बारे में। ठीक है, जो मार्स के बॉडी के नीचे जाके खुदाई करेगा। मोल भेजा था उन्होंने, हैमर, जिससे अब कॉन्टैक्ट टूट गया, याद करिए। दूसरा प्रोग्राम देखेंगे न्यू फ्रंटियर्स प्रोग्राम, ये आप लिख लीजिएगा। न्यू फ्रंटियर्स प्रोग्राम के अंदर कौन कौन से मिशन लॉन्च किए गए हैं। एक मिशन इसमें लॉन्च किया गया था न्यू हॉराइजन के नाम से। न्यू हॉराइजन, न्यू हॉराइजन जाएगा हमारा जो सोलर सिस्टम है, इस सोलर सिस्टम के एज पे। हमारे सोलर सिस्टम में कौन आता है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्टून। फिर उसके बाद एक और आता है जो कि अब प्लैनेट नहीं रहा है, जिसका नाम है प्लूटो। तो ये जो न्यू हॉराइजन था ये हमारे सोलर सिस्टम के एज पे जा रहा है, यानी कि प्लूटो पे जा रहा है। ठीक है, तो न्यू होराइजन किसके लिए भेजा था, हमने प्लूटो के लिए भेजा था और एज ऑफ सोलर सिस्टम की स्टडी के लिए भेजा था। दूसरा, इसमें न्यू फ्रंटियर्स प्रोग्राम में दूसरा मिशन जो था वो था जूनो। जूनो भेजा गया था जुपिटर पे। ठीक है, ये सब नासा के प्रोग्राम है। फिर याद रखना है आपको ओसाइरिस रेक्स। ओसाइरिस रेक्स, ओसाइरिस रेक्स को हमने किसी प्लैनेट पे नहीं भेजा बल्कि एक एस्टेरॉयड पर भेजा था। एस्टेरॉयड पर भेजा था और उस एस्टेरॉयड का नाम है एस्टेरॉयड बेनो। एस्टेरॉयड बेनो पर भेजा गया। एक प्रोग्राम अभी प्लानिंग में है जिसका नाम है ड्रैगन फ्लाई। इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि ड्रैगन वाले जो ज़्यादातर शब्द होते हैं ये चाइना से जुड़े होते हैं, तो आप सोचेंगे चाइना का मिशन है। चाइना का नहीं है, नासा का है, यूएस का है ड्रैगन फ्लाई। और इसको कहाँ पे भेजा जाएगा, इसको भेजा जाएगा सैटर्न के बिगेस्ट मून पे। सैटर्न का बिगेस्ट मून कौन सा है, सैटर्न का बिगेस्ट मून है टाइटन। तो ये नासा के कुछ प्रोग्राम हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो इसी में ये एस्टेरॉयड बेनू, ये ओसाइरिस रेक्स यहाँ पे भेजा गया। ठीक है, और बस इन्हीं चीज़ों को, ये जो नाम रखा गया था ये इजिप्शियन डेटी के ऊपर था, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक बार आप इसको बस रीड कीजिएगा, उससे ज़्यादा इसमें और कुछ जानने के लिए आपको ज़रूरत नहीं है। मून के स्टडीज़ हुई हैं जिसने मून की सरफेस पे बता दिया है। इंडिया का जो चंद्रयान 1 था जो कि PSLV C11 से हमने छोड़ा था, आपको शुरू में ही बता दिया, वो ऑलरेडी ये बता चुका था। अगली न्यूज़ जो हम देख रहे हैं उसके अंदर वाइपर मिशन की बात है। वाइपर मिशन भी एक नासा का ही मिशन है। नासा का मून के मिशन जो है, मून पे भेजा है उसने वाइपर को। मून के ऊपर ये एक गाड़ी भेजेगा जो होगी रोवर। ठीक है, और सबसे जो अनोखी बात है इसमें याद करने की वो ये कि किस पोल पर भेजा जा रहा है। वाइपर मिशन नासा का है, मून पे भेजा जा रहा है और मून के साउथ पोल पर भेजा जाएगा। ठीक है, 2023 तक इसको हम 2023 तक ये लॉन्च करने की कोशिश करेंगे। इंडिया और HIV, इसके बारे में सिर्फ आपको रीड करना है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जाना। थैलेसेमिया,
थैलेसेमिया के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। दूसरा आप जो याद रखेंगे वो ये कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने थैलेसेमिया के लिए एक योजना चालू की है जिसका नाम है थैलेसेमिया बाल सेवा योजना। इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो कॉरपोरेट्स होते हैं, कॉरपोरेट अपने 3 साल का जो एवरेज प्रॉफिट होता है उसका 3%, सॉरी 2% जो है वो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए यूज करना होता है। तो अब जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर है वो कह रही है कि हम CSR को भी इस प्रोजेक्ट के अंदर यूज कर सकते हैं। ये जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की न्यूज़ है ये EPFO एग्जाम के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको मैं अभी कवर नहीं कर रहा हूँ। आप इसकी एक बारी तेज़ी से रीडिंग कर लीजिएगा, बस ये देख लीजिएगा कि ग्लास की फुल फॉर्म क्या WHO कर रहा है, पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ब्लॉकचेन मैं लेक्चर के एंड में कवर करूँगा क्योंकि इसमें आपको थोड़ा सा इस टेक्नोलॉजी के बारे में बात करनी है। नॉन पर्सनल डेटा, ये एक ऐसा नॉन पर्सनल डेटा वो होता है जिस डेटा को देख के किसी आदमी को आइडेंटिफाई ना किया जा सके। तो ऐसे डेटा को कैसे रेगुलेट किया जाए, इसके ऊपर कौन सा कानून लगना चाहिए, कैसे इसको यूटिलाइज करें, उसके लिए लॉज फ्रेम करने के लिए कमेटी बनी है और कमेटी को हेड करें गोपाल कृष्णन जो कि इन्फोसिस के को फाउंडर हैं। ठीक है, फिर ये हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर मैं आपको बता चुका हूँ कि रॉकेट के ऊपर ये हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर बिठा दिया जाएगा जो कि स्क्रैमजेट इंजन यूज़ करता है और इसके ऊपर क्रूज मिसाइल रखी जाएंगी। ठीक है, ये बता चुका हूँ। ब्रह्मोस का हम देख चुके हैं, ब्रह्मोस के बारे में एक बारी देख लीजिए। DRDO ने डेवलप की है, किसके साथ, रशिया की हेल्प से की है। और ब्रह्मोस सरफेस टू सरफेस क्रूज मिसाइल है। इसके अंदर ये इंडिजीनस मिसाइल नहीं है लेकिन इसके अंदर एक बूस्टर लगाया जाएगा जो कि बूस्टर इंडिजीनस है। ठीक है, ये सुपरसोनिक मिसाइल है, DRDO और NPOM ने मिलकर बनाई है। रशिया का जो रिसर्च इंस्टीट्यूट होगा वो है ये। दो नामों से मिलकर बनी हुई है, ब्रह्मपुत्रा और मॉस्कोवा। मॉस्कोवा रशिया की नदी है। 2 स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट और लिक्विड रैमजेट, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये मार्क 2.8 की स्पीड से जाती है, यानी 1.2 से लेके 5 के बीच में जो भी होता है वो सुपरसोनिक होता है। तो ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। 290 किलोमीटर की रेंज है जिसको अब हम 400 किलोमीटर तक बढ़ाएंगे। स्क्रब टाइफस अटैक, इसके बारे में नागालैंड में हुआ था, नागालैंड के नोकरेक डिस्ट्रिक्ट में। माइट्स के जो लार्वा हैं वो अगर किसी को बाइट कर लेते थे तो उसको ये वाला अटैक हो जाता था। और ये अटैक किसकी वजह से होता है, ये अटैक होता है एक बैक्टीरिया की वजह से, और बैक्टीरिया का नाम है ओरिएंटा सुसुगामुशी। ओरिएंटा सुसुगामुशी। एक बारी हो गया तो सिर्फ आधे लोग हैं जो इस अटैक को सर्वाइव कर पाते हैं, बाकी मर जाते हैं। एस्ट्रोसैट, ये एक सैटेलाइट लॉन्च की गई थी। ये जो सैटेलाइट है ये IUCAA, ये एक इंस्टीट्यूट का नाम है जिसकी आपको लोकेशन याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है। पुणे में लाई करता है, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स। तो ये एस्ट्रोसैट क्या है और इसका IUCAA से क्या लेने देना है। एस्ट्रोसैट जो है ये स्पेस ऑब्जर्वेटरी है, ये स्पेस को ऑब्जर्व करती है। तो इस स्पेस को ऑब्जर्व करके इसके डेटा को बहुत सारे इंस्टीट्यूट वगैरह जो हैं वो पढ़ते हैं। तो वहीं पे इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स जो है पुणे का, उसने इसके डेटा को देखा और इसने देखा कि उससे एक डेटा आ रहा है कि एस्ट्रोसैट ने एक एक्सट्रीम अल्ट्रा वायलेट लाइट को डिटेक्ट किया है जो कि 9.3 बिलियन लाइट ईयर्स अवे है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है, बस इतना ही आपको याद रखना है। मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी है एस्ट्रोसैट, और बस इतना ही आप याद रखेंगे इसको। लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर है। मार्स ऑर्बिटर मिशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि इसके 6 साल पूरे हो चुके हैं। मॉम इसकी शॉर्ट फॉर्म है, मार्स ऑर्बिटर मिशन, हिंदी में इसको मंगलयान भी कहते हैं। और मंगलयान पूरी तरह से इंडिजीनियसली बिल्ट था, यानी कि इंडिया ने खुद ही बनाया था। और इंडिया की सबसे बड़ी अचीवमेंट ये थी कि जब भी मार्स के ऊपर, मार्स के पास हम कोई भी सैटेलाइट भेजते थे तो कोई भी देश पहले अटेम्प्ट में सक्सेसफुल नहीं हुआ, उनके 1-2 फेलियर हुए, फिर वो मार्स तक पहुंच पाए। इंडिया ने मार्स के ऑर्बिट के अंदर ये जो मार्स ऑर्बिटर मिशन भेजा है ये फर्स्ट अटेम्प्ट में भेजा था। तो इंडिया पहला एशियन देश है जिसने ये काम पहले ही अटेम्प्ट में किया है। कौन से PSLV पे भेजा था, PSLV C-25 पे किया था। ठीक है, ये ऐसी न्यूज़ आप पढ़ लीजिएगा, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। बोत्सवाना में कुछ हाथी मारे गए थे, उसके पीछे साइनोबैक्टीरिया को आइडेंटिफाई कर लिया। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वो है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लाउड कंप्यूटिंग का।
देखिए, अगर आपको मान लीजिए एक काम करना है, आपको वर्ड की फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, तो आपके पास ऑप्शन क्या है, आप अपने फ़ोन के अंदर या कंप्यूटर के अंदर एक एप्लीकेशन लेंगे, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करने के बाद उसको इंस्टॉल करेंगे। अब वो आपके कंप्यूटर के अंदर एग्जिस्ट करती है ये एप्लीकेशन, और ये एप्लीकेशन आपकी वर्ड फाइल्स को पीडीएफ में कन्वर्ट कर देगी। दूसरा तरीका मैं आपसे क्या कहता हूँ कि आप अपनी वर्ड फाइल को किसी साइट पे जाइए, इंटरनेट पे किसी साइट पे जाइए, उस साइट पे अपनी वर्ड फाइल डाल दीजिए और वो आपको इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके आपको भेज देगा। तो आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस इंटरनेट वाले ने क्या किया हुआ है, इसने इस एप्लीकेशन को मल्टीपल लोगों के लिए एक ओपन कर रखा है कि आप बस आएँ इस एप्लीकेशन को यूज़ करें। हो सकता है कि ये जो इंटरनेट वाला है ये काम करने के आपसे कुछ पैसे ले ले, ठीक है, लेकिन उसने क्या कहा है, उसने कहा भैया आपको अब एप्लीकेशन डाउनलोड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप मेरी सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं, आप सीधा ये बताओ कि मेरे को किस फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। तो जो क्लाउड कंप्यूटिंग होती है वो क्या कह देती है, वो कह देती है कि आपको जो यूज़र है, आपको एक्टिवली इन सारे रिसोर्सेज को मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा अपना काम बताएं और आपका काम इंटरनेट के थ्रू कर दिया जाएगा। ये जो एप्लीकेशंस हैं, ये एप्लीकेशंस ओपन है यूज़र्स के लिए, वो जाएंगे और इस पर अपना काम कर लेंगे। तो अब क्लाउड कंप्यूटिंग के साथ एक अच्छी चीज़ क्या है, एक नई कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है, और कॉन्सेप्ट क्या है, सेल्फ ड्रिवन कार्स का। यानी कि कार्स ऐसी होंगी जो कि खुद चला करेंगी। तो इन कार्स में क्या होगा, यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग कैसे काम करेगी, एक तो आपका सिंथेटिक अपर्चर रेडार वाली जो सैटेलाइट्स हैं वो ऑल वेदर सैटेलाइट्स होती हैं। ये डेटा कलेक्ट करती रहेंगी आपकी लोकेशन का, और इनसे फर्क नहीं पड़ेगा कि रास्ते में क्लाउड आ रहा है, डस्ट आ रहा है या क्या आ रहा है, ये डेटा को तेज़ी से कलेक्ट करती रहेगी। अब हम क्या करना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं कि ये जो डेटा हमने कलेक्ट किया है, इस डेटा के कलेक्शन के बाद इसकी जो भी एनालिसिस है उसमें डिले नहीं होना चाहिए। मान लीजिए हमारी सैटेलाइट ने देखा कि एक गाड़ी ये रही और एक गाड़ी इसके ठीक सामने है, और अगर सेल्फ ड्रिवन कार यानी कि रोबोट की चलती हुई कार अगर रुकने नहीं लगेगी तो इनके बीच में कोलिजन हो जाएगा। तो ये जो डेटा आया है, डेटा की एनालिसिस बहुत ही तुरंत से हमें करनी है। तो ये जो सैटेलाइट का डेटा है ये क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू बहुत तेज़ी से कर दिया जाएगा, और फिर यहाँ पे सिग्नल भेज दिया जाएगा कि ब्रेक लगा वरना एक्सीडेंट हो जाएगा। तो जो क्लाउड कंप्यूटिंग है, क्लाउड कंप्यूटिंग इस तरह से बहुत ज़्यादा काम आ रही है। सिंथेटिक अपर्चर रेडार की हमने निसार सैटेलाइट देखी थी, याद है, निसार सैटेलाइट, तो वो इन सब चीज़ों के काम आएंगी। तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, बेसिकली आपको एप्लीकेशन अपने फ़ोन में नहीं रखनी है, आप इंटरनेट पे उन रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग होता है। क्लाउड कंप्यूटिंग को यूज़ करके हम फ्लड का जो डेटा है उसको ज़्यादा तेज़ी से एनालाइज कर सकते हैं और फ्लड की मैपिंग कर सकते हैं कि कहाँ पे फ्लड आ रहा है, कितना आ रहा है, और ये सब काम रियल टाइम में हो जाएगा। सिंथेटिक अपर्चर रेडार भी मैं आपको बता चुका हूँ। एक चीज़ आप इसके अंदर याद रखेंगे कि सिंथेटिक अपर्चर रेडार में एक तो आपको निसार याद रखना है जो हमने सबसे पहले ही देखा है, दूसरा कॉपरनिकस प्रोग्राम आप याद रखेंगे। ये कॉपरनिकस प्रोग्राम जो है ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंदर यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने कुछ सैटेलाइट, कुछ सिंथेटिक अपर्चर रेडार वाली सैटेलाइट को स्पेस में छोड़ा है। आई थिंक ये 2 सैटेलाइट है, एक बार ये आप गूगल कीजिएगा आपको पता चल जाएगा कि वो क्या है, ठीक है। वीनस एंड लाइफ फॉस्फीन पाया गया, बस इतना ही देख लीजिए कि वीनस के ऊपर फॉस्फीन मिला है। इस पूरी खबर में आपको सिर्फ इतना जाना है कि वीनस के ऊपर फॉस्फीन मिला है, ठीक है। एक और आप ये याद रख सकते हैं कि फॉस्फीन ऑक्सीजन के साथ अगर मिलता है तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन वीनस पे फॉस्फीन मिल रहा है, बस इतना आपको याद रखना है, उससे ज़्यादा याद नहीं रखना। पोलियो के बारे में भी बस आप खबर में आपको बता देता हूँ। पोलियो की 2 तरह की ड्रॉप होती है, एक तो होती है ओरल पोलियो वैक्सीन और दूसरी होती है इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। ओरल पोलियो वैक्सीन के अंदर हम क्या करते हैं, पोलियो वायरस जो होता है, पोलियो वायरस को लेते हैं, उसको वीक कर देते हैं, वीक करके बच्चे को माउथ के थ्रू पोलियो वायरस दे दिया जाता है। अब ये वीक वायरस उस बच्चे की बॉडी में जाता है, उसके बॉडी में ये एंटीजन बन गया एक तरह से। अब तो उसकी बॉडी इस वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगी, क्योंकि वायरस बहुत ही ज़्यादा वीक होता है तो इसीलिए वो उस बच्चे को बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं कर पाता और एंटीबॉडीज जल्दी से डेवलप हो जाती हैं। और अब तुम्हारे शरीर को ये पता है कि पोलियो अगर कभी आए, ये वाला वायरस अगर कभी आए तो मुझे कौन सी एंटीबॉडीज़ बनानी है। तो आगे फ्यूचर में कभी पोलियो वायरस उनके शरीर में आता है तो तुम्हारा शरीर तुरंत ही ये वाली एंटीबॉडीज़ बना देता है और पोलियो वायरस को वहीं पर ही रोक देता है। तो यहाँ पे दिक्कत क्या हो रही है, दिक्कत ये हो रही है कि कुछ कुछ जगहों पे जहाँ पे लोगों की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक है, जहाँ पे पोलियो वैक्सीन जो है वो ज़्यादा नहीं दी गई, तो वहाँ पे क्या होता है, बच्चों को पोलियो पिलाया जाता है, जहाँ पे ये वीक वायरस उनके शरीर में डाल दिया जाता है। तो बच्चा क्या करता है, बच्चे जब
पॉटी करता है तो उसके उसके अंदर फीकल मैटर के अंदर पोलियो जो है, पोलियो वायरस उसके फीकल मैटर में होता है। ये फीकल मैटर जब किसी और आदमी के कांटेक्ट में आता है, वो आदमी, ऐसा आदमी जिसके पास, जिसको ये पोलियो की वैक्सीन नहीं मिली थी या फिर जिसकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक है, उसके कांटेक्ट में जब ये फीकल मैटर आता है तो उसको पोलियो हो जाता है। इसको कहते हैं पोलियो डिराइव्ड, पोलियो वैक्सीन डिराइव्ड वायरस। ठीक है, तो इससे इन्फेक्शन क्यों हो रहा है? इससे इन्फेक्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि वैक्सीन दी गई थी, वैक्सीन की वजह से जो एक्सक्रीटा था, एक्सक्रीटा से किसी को इन्फेक्शन हो रहा है ये वाला। तो ये कुछ केसेस निकल के आ रहे हैं और ये केसेस थोड़े से इंक्रीज हो गए। बेसिकली इंक्रीज होने का मतलब ये है कि पोलियो की वैक्सीनेशन जो है वो कुछ एरिया में शायद कम पहुंच रही है या लोगों की इम्यूनिटी कम हो रही है कुछ एरियाज में। तो ये एक संकेत निकल के आ रहे हैं। इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन के अंदर क्या होता है, इसके अंदर पोलियो वायरस को पूरी तरह से मार देते हैं, पूरी तरह से मार देते हैं और फिर शरीर के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से ये वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो होने के चांसेस ऑलमोस्ट नील रहते हैं। तो बस इतना आपको याद रखना है कि कहाँ से होता है, बहुत ज़्यादा इसमें नहीं जाना। ये भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको बस एक बार रीड कर लेंगे। डेंगू फीवर का मैं आपको बता चुका हूँ। डेंगू फीवर न्यूज़ में इसलिए था, फ्लाविविरिडा फैमिली का वायरस है और कौन से इसके कैरियर होते हैं, एडिस इजिप्टी और एडिस एल्बोपिक्टस। ठीक है दूसरा क्या याद रखेंगे कि न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि कुछ कुछ लोगों को डेंगू फीवर था और वो उसका टेस्ट कराने जाते थे, तो मतलब उनको फीवर था, फीवर की वजह से जब उनका कोविड टेस्ट कराते थे तो कोविड टेस्ट भी पॉजिटिव आ जाता था। ठीक है, ये फॉल्स पॉजिटिव था, उनको कोविड नहीं था, उनको था डेंगू, लेकिन वो दिखा रहा था कि उनको कोविड हो रखा है। इसको फॉल्स पॉजिटिव कहते हैं। मार्स 2020 के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एक मार्स एक्सप्लोरेशन मिशन चल रहा है, मार्स एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम चल रहा है नासा का, जिसके अंदर एक मिशन चल रहा है। ठीक है, पहले मार्स एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम, इसके अंदर एक मार्स का मिशन चल रहा है। ठीक है, जिसका नाम है मार्स 2020, जिसमें हमने एक रोवर को वहाँ पे भेजा है। ठीक है, कहाँ से भेजा था, किस रॉकेट पे भेजा था, एटलस वी, एटलस 5 रॉकेट पे भेजा है। मार्स परसिवियरेंस उस रोवर का नाम है। और कहाँ से, यूएस कहाँ से लॉन्च करता है, केप कैनेवरल एयरफोर्स स्टेशन से इसको लॉन्च किया जाता है। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। एक और याद रखेंगे कि ये सोलर पावर्ड नहीं है, ये जो हमने मार्स परसिवियरेंस रोवर भेज रहे हैं ये सिर्फ प्लूटोनियम पावर्ड है, सोलर पावर्ड नहीं है। ठीक है, इवन नेटवर्क को हम कोविड-19 की वैक्सीन की डिलीवरी कैसे हो रही है और उसकी मॉनिटरिंग वगैरह के लिए भी हम यूज़ करने की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क ये चल रहा था, किस मंत्रालय के अंदर आता है, मंत्रालय से पहले ये नेशनल हेल्थ मिशन मैं आपको स्कीम में कवर करा चुका हूँ किस मिनिस्ट्री के अंदर है, तो वहाँ से ये स्कीम ज़रूर देखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है ये। ठीक है, इवन आपका आता है नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर ही आएगा, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, मुझे भी ये याद नहीं था, तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है वैसे ये। लीको और विरको को भी हम लास्ट में देखेंगे जब हम वो देख रहे हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को देखेंगे। आईटीआर, आईटीआर के बारे में बता चुका हूँ, फ्यूजन रिएक्शन है, बहुत ज़्यादा गर्म होती है तो उसको कंटेन करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। ठीक है, और फिर इसके चारों तरफ एक वेसल लगा देते हैं, ये जो वेसल है ये हीट को एब्जॉर्ब करता है और फिर स्टीम बनाता है, और जो स्टीम है, स्टीम टरबाइन रोटेट करती है, उससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है। ठीक है, तो इसके लिए एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, तो एक इंटरनेशनल लेवल पे जो एक्सपेरिमेंट चल रहा है वो फ्रांस कटराश में चल रहा है, जहाँ पे जो इंडिया की एक कंपनी है वो एक वेसल बना के भेजेगी, और इंडिया की कौन सी कंपनी है वो, इंडिया की एल एन टी लिमिटेड ये काम करेगी। ठीक है, लार्ज स्टेनलेस स्टील का ये प्रेशर चैम्बर बना के भेजेगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है, कैटराश फ्रांस में है। एक्सपेरिमेंटल टोकामैक फ्यूजन रिएक्टर आईटीआर। ठीक है, टोकामैक मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो चाइना का जब हमने किया था तब इसके बारे में बात की थी। कार्बन सोर्स, ये सिर्फ फ्यूजन के बारे में बताया, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडिया जो है, इंडिया भी इस आईटीआर का वो है, इंडिया भी इसके अंदर काम कर रहा है, इंडिया इसको ज्वाइन कर चुका है आईटीआर को, जो कि फ्रांस कैटराश के अंदर हो रहा है। ये एक ड्रग काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थी कोविड थेरेपी के टाइम पे, पर बाद में पता चला कि ये ड्रग का भी इसके ऊपर कोई खास असर हो नहीं रहा है। आपको इस न्यूज़ से क्या क्या याद रखना है, न्यूज़ में आप ये याद रखेंगे कि कोई भी ड्रग यूज़ करने से पहले एक अप्रूवल मांगती है, और वो अप्रूवल कौन देता है, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया वो अप्रूवल प्रोवाइड करता है। ये आइटोलिजुमैब जो है ये एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, यानी कि ये क्लिनिक के अंदर एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस कर देते हैं और फिर ये शरीर के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, एक तरह से प्लाज्मा थेरेपी पर दवाई के थ्रू हो रही है। तो ये
आइटोलिजुमोव जो है वो ये काम करता है। साइटोकाइन स्टॉर्म भी न्यूज़ में था, इसका क्या मतलब होता है, साइटोकाइन स्टॉर्म का क्या मतलब होता है? देखिए एक बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊंगा पर आप उससे आंसर मार्क कर लेंगे। जब भी आपकी बॉडी के अंदर कोई एंटीजन आता है, जब भी आपकी बॉडी में एंटीजन आएगा तो आपकी बॉडी उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करती है और फिर उससे लड़ने के लिए एक सेना तैयार करती है जिसको नाम दिया जाता है एंटीबॉडीज़। ये एंटीबॉडीज़ इन एंटीजन को मारता है। लेकिन जब एंटीजन बहुत ज़्यादा फैल जाता है, आपके बहुत सारे ऑर्गन्स में फैल जाता है, तो आपका शरीर जो है वो कंफ्यूज हो जाता है कि मैं किसको मारूं। तो वो एक पागलों की तरह, आप ऐसे मानिए कि ये सिपाही जो है, ये सिपाही पागल हो चुका है और हर चीज़ के ऊपर गोलियां बरसा रहा है। तो ये हर एक चीज़ को मारने लग जाता है, आपके ऑर्गन के सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। और उस प्रोसेस में क्या होता है, आपके जो ऑर्गन है, ऑर्गन फेल होना चालू कर जाते हैं। तो बेसिकली कई बार ऐसा होता है कि इन्फेक्शन आपके शरीर में इतना सीवियर हो जाता है कि आपका बॉडी कंफ्यूजन में एक साइटोकाइन स्टॉर्म ले आता है और वो स्टॉर्म आपके ऑर्गन्स के सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लग जाता है और उससे आपका ऑर्गन फेलियर हो जाता है, जिससे डेथ भी हो सकती है। तो कोरोना के टाइम पे भी ये साइटोकाइन स्टॉर्म हो रहा था जिससे काफ़ी ज़्यादा लोगों की डेथ हो रही थी। ठीक है, सिर्फ इतना ही आपको जानना है। इसके बाद अगर आपको समय मिले तो इसको रीड कर लेना, इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, पर उससे ज़्यादा आपको इसमें जानने की ज़रूरत नहीं है। रीड कर लीजिएगा एक बारी। तियानवेन मार्स की तरफ भेजा है चाइना ने, लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट के ऊपर। ठीक है, मार्स पे प्रोब भेजा है। ठीक है, यूएई का भी मैं आपको बता चुका था। यूएई का कौन सा है, होप प्रोब। होप प्रोब भेज रहा है यूएई। अरब वर्ल्ड का पहला प्रोब होप। ठीक है, टीएनएफ ये आप रीड करेंगे बस, उससे ज़्यादा रीड करने के अलावा और कुछ नहीं करना है। ये इंडिजीनस निमोनिया की वैक्सीन आ गई है, स्ट्रेप्टोकोकस की मैंने आपको बात की थी। ठीक है, निमोनिया क्या होता है, लंग का इन्फेक्शन। लंग का इन्फेक्शन में अगर पस पड़ गई तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाएगी, उसको मारने और ये लंग का इन्फेक्शन चाहे बैक्टीरिया से हो, चाहे वायरस से, चाहे फंगी से, सबको लंग के इन्फेक्शन में निमोनिया कहा जा सकता है। अगर बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है तो उसके लिए एक वैक्सीन बन गई है जिसको अप्रूवल दे दी। अप्रूवल कौन देगा, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया देगा। ये वैक्सीन किसने बनाई है, वैक्सीन बनाई है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे ने। ठीक है, ये पूरी तरह से इंडिजीनियसली डेवलप्ड है, यानी कि इंडिया के अंदर ही डेवलप किया गया है। वैक्सीन का नाम क्या होगा, न्यूमोसिल। सिर्फ बैक्टीरिया के केस में इसको यूज कर सकते हैं। बैक्टीरिया कौन सा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। स्ट्रेप्सिल्स याद है ना, स्ट्रेप्सिल्स गले की खराश के लिए होती है, तो वो भी आप स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया पे ही असर करती है, स्ट्रेप्सिल्स भी। ठीक है, होप मिशन ये रहा यूएई वाला, तो ये आप एक बार रीड कर लेंगे। स्पीयर फिशिंग में आपको बता चुका हूँ। अभी हमने मून के तो बहुत सारे देखे, एक मिशन जो है वो सन को स्टडी करने के लिए भी जो है नासा ईएसए के साथ कर रहा है। नासा ईएसए के साथ एक सोलर ऑर्बिटर मिशन कर रहा है जिसका नाम है सोलो मिशन, सोलो ऑर्बिटर मिशन। तो ये क्या कर रहा है, ये कैंप फायर की इमेजेस ले रहा है। कैंप फायर क्या होता है, ये सन है, सन के यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन जो चमकता हुआ एरिया है जो आपको दिखाई देता है वो है आपका कोरोना। ठीक है, कोरोनल। ठीक है, ये वाला जो एरिया है यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा आपको जो दिखाई देता है वो आपको ये एरिया दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कुछ फ्लेयर्स निकल रही हैं, कुछ फ्लेयर्स निकल रही हैं, मिनी फ्लेयर्स हैं ये। इन मिनी फ्लेयर्स को कहा जाता है कैंप फायर्स। तो इन कैंप फायर की इमेज इस सोलो मिशन ने ली है। ठीक है, कौन कौन कर रहा है, इसको कर रहा है ईएसए और नासा कर रहा है। किस रॉकेट पे इसको लॉन्च किया गया था, एटलस 5411 रॉकेट पे इसको लॉन्च किया गया था। वही एटलस 5 आप देख लेंगे तो समझ जाएंगे कि यूएस का या फिर नासा के रॉकेट की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, ये जब हमने फास्ट ट्रैक किया था अपने स्कीम्स वगैरह या कहीं पे किया था फास्ट ट्रैक, वहाँ पे कवर किया। ज़्यादा कुछ नहीं, आप इसको एक बारी बस रीड कर लीजिएगा। रमन इफेक्ट हमारी फिजिक्स की क्लास में आप ऑलरेडी कर चुके होंगे। रमन इफेक्ट में आपको बताता हूँ, जब कोई दो ऑब्जेक्ट मूवमेंट में होते हैं, मान लीजिए कोई गाड़ी आ रही है। ठीक है, ये गाड़ी है, ये गाड़ी चलती आ रही है, तो गाड़ी की कुछ फ्रीक्वेंसी होगी और यहाँ पे कोई दूर डिस्टेंस पे एक आदमी है, तो ये गाड़ी मोशन में है, तो मोशन की वजह से इसकी जो असली फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाती, इसकी कोई डिफरेंट फ्रीक्वेंसी इस आदमी के पास पहुँचेगी। ठीक है, तो ये जो इफेक्ट होता है इस इफेक्ट को रमन इफेक्ट कहते हैं और इस रमन इफेक्ट की वजह से उनको नोबेल प्राइज भी मिला था 1930 के अंदर। ठीक है, ये फर्स्ट साइंटिस्ट थे, फर्स्ट नॉन वाइट साइंटिस्ट थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, तो कोई भी लाइट वगैरह है, बस लाइट की आप ये देख लेंगे फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है, बस इतना, इतने से भी आप आंसर को मार्क कर पाएंगे। एक दो बारी आप इसको रीड कर लीजिएगा। हार्ड इम्यूनिटी रीड कर लेना, आपको सबको पता ही होगा इसके बारे में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम उसके साथ ही करेंगे जब लेजर वगैरह कर रहे हैं। चिकनगुनिया हम ऑलरेडी बता चुके हैं।
टोगा विरिडे वायरस की वजह से होता है, कौन से मच्छर इसको करते हैं, ये आपको याद रखना है। प्रोबायोटिक हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं जो आपके गट के अंदर रहते हैं, ठीक है। ये बैक्टीरिया, यीस्ट, वायरस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं प्रोबायोटिक, जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं और आपकी डाइजेशन को सही रखते हैं, ठीक है। बेनिफिशियल बैक्टीरिया भी इनको कहा जाता है। तो इसके अंदर आपको क्या याद रखना है, ये याद रखना है, ये नाम बिफिडोबैक्टीरियम, बिफिडोबैक्टीरियम एडोलेसेंटिस और बिफिडोबैक्टीरियम लोंगम। तो जो बिफिडोबैक्टीरियम, बैक्टीरियम के दोनों हैं, ये आपको अडल्ट में दोनों मिल जाते हैं, लेकिन जो बच्चा होता है, इन्फेंट होता है, उसके पेट में ये नहीं होते, उसके पेट में ये बिफिडोबैक्टीरियम बिफिडम होता है, ठीक है। लिडार, लिडार होता है लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, जैसे रडार होता है उसी तरह से इसकी फुल फॉर्म है लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। इसका काम क्या होता है, तो यहीं पे रडार भी देख लेते हैं। रडार के अंदर क्या होता है, आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को छोड़ते हैं, ठीक है। यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को शॉर्ट पल्स में आगे छोड़ा जाता है, फिर ये जैसे ही किसी ऑब्जेक्ट के साथ टकराता है तो टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट बैक होता है। ये जो रिफ्लेक्ट होके आ रही होती हैं वेव्स, इन वेव्स को रीड कर लिया जाता है, तो इससे ये पता चल जाता है कि कौन सी वेव कितनी देर में वापस आ रही है। तो एक आइडिया लग जाता है कि इस ऑब्जेक्ट की क्या शेप होगी, कितनी दूरी पे है ये। तो रडार के अंदर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को यूज़ करते हैं। लिडार के अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम लाइट को छोड़ते हैं, ऐसे लेज़र की पल्सेस को छोड़ा जाता है। ये लेज़र की पल्स जो हैं, ये जो भी ऑब्जेक्ट उसके रास्ते में आएगा उस ऑब्जेक्ट को टकराती हैं, टकरा के वापस आती हैं। उनको जब रीड किया जाता है तो ये पता चल जाता है कि वो किस ऑब्जेक्ट से टकराई थी, उस ऑब्जेक्ट की क्या शेप है। तो ये उसकी पूरी की पूरी एक 3D शेप आपको बना के सामने दे देता है। तो ये जो लिडार है, लिडार इस टेक्नोलॉजी पे काम करती है। लिडार क्या चीज़ है, लिडार एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है जो कि लाइट के जो लेज़र पल्सेस हैं उनको भेजती है, और वो आपके अर्थ की जो शेप है, अर्थ पे जो भी ऑब्जेक्ट है उनकी शेप को वो रीड कर लेती है, और आपके अर्थ का सरफेस कैसा है ये सारी चीज़ें वो बता देती है, ठीक है। तो इसको एक बार आप रीड करेंगे। 5G टेक्नोलॉजी, ये आपकी 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी है टेलीकम्युनिकेशन की। 4G तो ऑलरेडी आ ही गया है। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल टसल चल रहा है। बेसिकली इसके अंदर जो लीडर है आज की डेट में 5G का, वो चाइना है, ठीक है। 4G का लीडर कौन है, 4G का लीडर है यूएस। और 5G के अंदर टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट कर ली है चाइना ने। तो आने वाले समय में चाइना की जो कंपनी है, जैसे कि हुआवे, हुआवे जैसी कंपनी जो हैं वो बहुत तेज़ी से आगे ग्रो करने वाली हैं और पूरी मार्केट को कैप्चर कर लेंगी, जिसकी वजह से यूएस डरा हुआ है चाइना से। तो इसीलिए आप देखेंगे कि वो कभी इसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाता है, कभी इसके लोगों को अरेस्ट कर लेता है, कुछ ना कुछ वो करता रहता है। तो अभी उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। 5G टेक्नोलॉजी का अभी आप बस इतना याद करें कि यूनाइटेड किंगडम जो है वो एक ग्रुप बनाना चाहता है, 10 देशों को लेके, 10 देशों को इकट्ठा करके वो एक ग्रुप बनाना चाहता है। और उस ग्रुप का क्या काम होगा, वो अपनी 5G टेक्नोलॉजी की चीज़ें बनाएगा। ये जो 5G टेक्नोलॉजी के जो हैंडसेट होंगे और बाकी जो भी इसके डिवाइसेस हैं, ब्लूटूथ वगैरह, जो भी चीज़ 5G यूज़ करती है, वो सारी चीज़ों को ये बनाएगा। इनके ऊपर रिसर्च करेंगे, इनको डेवलप करेंगे ताकि ये टक्कर दे सकें चाइना के जायंट हुआवे को, ठीक है। हुआवे जो चाइनीज कंपनी है उसके लिए। इस ग्रुप का उसने नाम रखा है D10, और इसके अंदर G7 के सारे देश होंगे, साथ के साथ इंडिया होगा और साउथ कोरिया होगा। इंडिया G7 का पार्ट नहीं है। जिसने भी ऑर्गेनाइजेशन की वीडियो कर रखी है उसको ये पता होगा कि G7 के कौन कौन मेंबर्स हैं। तो ये याद रखना, G7 प्लस में ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और साउथ कोरिया, ये सब मिलकर क्या करना चाह रहे हैं, ये 5G टेक्नोलॉजी को डेवलप करना चाह रहे हैं ताकि चाइना की ये जो मोनोपोली है इससे वो अपने आप को बचा सके, ठीक है। चाइना के साथ एक डर सबको ये लग रहा है कि चाइना जो भी डिवाइसेस बनाएगा 5G वाले, अगर सारे डिवाइसेस हुआवे कंपनी के चलेंगे और वो उसके अंदर कोई पायरेसी का सॉफ्टवेयर डाल दे, या फिर चाइना से अभी भी तो ये आता है कि वो डेटा स्टील कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। साथ ही 5G टेक्नोलॉजी को डेवलप करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आने वाले समय में हम इंटरनेट को और भी तेज़ यूज़ करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ऐसी गाड़ियाँ बन जाएँ जिसको इंसान चला ही ना, रोबोट चला सके उसको, यानी कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स। तो ये सेल्फ ड्राइविंग कार्स में डेटा का बहुत ज़्यादा रोल है। कोई भी लैग नहीं हो सकता। लैग होगा तो क्या होगा, एक गाड़ी की दूसरी गाड़ी से टक्कर हो जाएगी। तो लैग ना हो उसके लिए हमें और भी फास्ट इंटरनेट की ज़रूरत है। तो ये 5G टेक्नोलॉजी वहाँ पे काम आएगी। डार्कनेट में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। डार्कनेट में आपको 2-3 नाम याद करने हैं। सॉरी, डार्कनेट नहीं बताया मैंने, आपको डार्क मैटर वगैरह बताया था। डार्कनेट को भी फिर हम एकदम लास्ट में देखते हैं। एडिनो वायरस क्या है, एडिनो वायरस न्यूज़ में क्यों था, जो आपकी कोविशील्ड वैक्सीन बनी है, उस कोविशील्ड वैक्सीन का काम कैसे होता है, एक शॉर्ट में आपको बताता हूँ। एक तरीका वैक्सीन का ये होता है
कि वैक्सीन के अंदर जो भी वायरस है उस वायरस को वीक करके या फिर उसको मार के इनएक्टिवेट करके आपके शरीर में डाल दिया जाए। ये तरीका फॉलो किया जा रहा है कोवैक्सीन के अंदर। कोवैक्सीन के अंदर जो आपका कोरोना वायरस है उसको वीक कर दिया जाता है या इनएक्टिवेट कर दिया जाता है और फिर आपके शरीर में डाल दिया जाता है और आपकी शरीर जो है वो एंटीबॉडीज बना लेता है। लेकिन जो कोविशील्ड है, कोविशील्ड के अंदर क्या किया जाता है, जो कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस की एक पहचान है, आइडेंटिटी है, और वो है उसके ये स्पाइक प्रोटीन्स। ठीक है, इसके ऊपर ये स्पाइक प्रोटीन होते हैं। ये उस कोरोना वायरस की आइडेंटिटी है। जैसे ही हमारे शरीर में ये घुसता है, ये स्पाइक प्रोटीन को हमारा शरीर आइडेंटिफाई कर लेता है और इससे उसको पता चल जाता है कि कोरोना वायरस आ गया और एंटीबॉडीज बनाने की कोशिश की जाए। तो साइंटिस्टों ने सोचा कि हम कोरोना वायरस को नहीं डालते, हम एक काम करते हैं, ये स्पाइक प्रोटीन को बनाने के लिए इसके जो भी इसका मटेरियल होगा उस मटेरियल के अंदर कुछ ना कुछ कोडिंग हो रखी होगी। ठीक है, कुछ ना कुछ कोडिंग हो रखी होगी। हम ये देख लेते हैं कि किस कोडिंग से ये स्पाइक प्रोटीन बनता है। हम वो कोडिंग क्या होता है, इंस्ट्रक्शन होती है, जो आपके डीएनए आरएनए होते हैं उसके अंदर इंस्ट्रक्शन होती है, हर एक इंस्ट्रक्शन अपना कुछ काम कर रही होती है। तो ये प्रोटीन बनाने की कोई एक इंस्ट्रक्शन होती होगी। तो साइंटिस्टों ने कहा कि हम एक काम करते हैं, हम किसी सेफ वायरस के अंदर, एक ऐसा वायरस जो इंसानों के लिए ज़्यादा डेडली नहीं है, उस वायरस के अंदर हम ये कोडिंग डाल देते हैं। ये कोडिंग जो है फिर हम इंसानों के शरीर में डाल देंगे। इंसानों के शरीर में जब ये कोडिंग आ जाएगी, इंसानों के शरीर में कोडिंग आ जाएगी, तो इंसान के खुद के सेल इस कोडिंग को पढ़ लेंगे और फिर इंसान के सेल जो हैं वो ये प्रोटीन बना लेंगे, स्पाइक प्रोटीन बना लेंगे। स्पाइक प्रोटीन से कोई इन्फेक्शन नहीं होता है। स्पाइक प्रोटीन सिर्फ एक आइडेंटिटी है कोरोना वायरस की, इन्फेक्शन उसके इस अंदर वाले हिस्से से होता है। लेकिन जब हमने ये कोडिंग हमारे सेल के अंदर डाल दी, ह्यूमन सेल में ये कोडिंग डाल दी, तो ह्यूमन सेल केवल और केवल ये स्पाइक प्रोटीन बनाएगा। यानी कि ये सिर्फ ऐसा एक गलत पहचान बनाने लगेगा, एक फेक आइडेंटिटी देने लगेगा कि हमारे शरीर में कोरोना वायरस आया है, लेकिन वो कोरोना वायरस असली नहीं होगा, सिर्फ उसकी ये नकली पहचान होगी। तो इससे क्या होगा, हमारे शरीर को तो वो नकली पहचान हो या असली हो, उसको तो यही लगेगा कि हमारे शरीर में कोरोना वायरस आ गया, तो वो एंटीबॉडीज बनाने लगेगा। तो ये तरीका हम अपना रहे हैं कोविशील्ड के अंदर। ये तरीका करना इसलिए अच्छा है क्योंकि इसकी मास प्रोडक्शन हो सकती है। कोवैक्सीन की मास प्रोडक्शन इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि इसके अंदर हमें पहले जो कोरोना वायरस है उसको लैब में ग्रो करना होगा, फिर उसके बाद उसको वीक या फिर इनएक्टिवेट करना होगा और फिर पैकेजिंग चालू होगी। इसको लैब में ग्रो करने में काफ़ी समय लग जाता है। लेकिन ये जो तरीका है कोविशील्ड वाला, इसके अंदर हमें सिर्फ कोडिंग हमारे शरीर तक पहुंचानी है। तो वो कोडिंग पहुंचाने के लिए वो कोई भी वायरस यूज कर सकते हैं, और वो कौन सा कैरियर वायरस यूज कर रहे हैं, वो है अडीनो वायरस। अडीनो वायरस आपके चिंपैंजी में पाया जाता है। ये वायरस इंसानों के लिए डेडली नहीं है, और इस वायरस के ऊपर हमने कोडिंग कर दी है किसकी, कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन की, और फिर ये वायरस हमारे शरीर में डाल दिया जाता है। और ये हमारे शरीर में जाने के बाद हमारे सेल को कुछ इस तरह इफेक्ट करता है कि हमारे ह्यूमन सेल वो स्पाइक प्रोटीन बना लेते हैं। वो ह्यूमन सेल जब स्पाइक प्रोटीन बनाते हैं तो हमारी बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म को लगता है कि कोरोना वायरस आ गया, और वो उसके लिए एंटीबॉडीज बनाने लग जाता है। आपको सिर्फ ये चीज़ें यहाँ पे पता होनी चाहिए। ठीक है, एक बार आप इसको रीड कर लेना ताकि आप इसको गलत ना कर पाएं। ये फेथ के बारे में आपको रीड करना है, अब ज़्यादा ये रेलिवेंट रही नहीं है। ठीक है, सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट काइंड ऑफ चीज़ हो रही थी इन दोनों ड्रग्स को लेके, तो बस आप इसको रीड कर लीजिएगा। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। एल्जाइमर्स, इसमें मेमोरी जो है, इंसानों की मेमोरी खराब हो जाती है बुढ़ापे में आके। एक डिसइंफेक्ट करने की बात हुई थी, तो देखिए जैसे आपके हाथ हैं, हाथ को तो आप सैनिटाइजर यूज करके डिसइंफेक्ट कर लेंगे, पर बहुत बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, उन मशीनों के ऊपर आप कितना ज़्यादा सैनिटाइजर यूज करेंगे। सैनिटाइजर आप बहुत ज़्यादा यूज नहीं कर सकते, हो सकता है कि सैनिटाइजर की वजह से वो मशीनें खराब हो जाएं। तो डीआरडीओ ने क्या किया था, एक यूवी ब्लास्टर बनाया था। ये यूवी ब्लास्टर अल्ट्रावायलेट रेज छोड़ता था। ये अल्ट्रावायलेट रेज इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के, कंप्यूटर पे या फिर गैजेट्स के ऊपर पड़ती थी और इनको सैनिटाइज कर देती थी। तो ये किसने, डीआरडीओ ने बनाया था। बाकी आप इसको रीड कर लेंगे। डीआरडीओ के अंदर एक जो सेंटर है, डीआरडीओ के अंदर एक दूसरा सेंटर है जहां पे इसकी सारी रिसर्च हुई थी, उस सेंटर का नाम है लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर। ठीक है, डीआरडीओ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग भी है। लॉन्ग मार्च 5B ये किसका है, ये चाइना का रॉकेट है। याद कीजिए तियानवेन किससे लॉन्च किया था, इसी से लॉन्च किया था, तो ये चाइना का रॉकेट है, बस वही लिखा हुआ है इसके अंदर। लूमेन 16 क्या है, ये एक ब्राउन ड्वार्फ है।
ब्राउन ड्वार्फ क्या होते हैं? ब्राउन ड्वार्फ वो होते हैं जो कि स्टार बनना चाहते थे, स्टार बन नहीं पाए और प्लैनेट से बड़े हैं वो। यानी कि ये मैं सिर्फ याद रखने के लिए बना रहा हूँ। लूमेन 16 की जो ब्राउन ड्वार्फ है, इसकी डेफिनेशन ये है कि हमारे सोलर सिस्टम में एक जायंट प्लैनेट है जिसका नाम है जुपिटर। तो ये जो ब्राउन ड्वार्फ होते हैं ये जुपिटर से बड़े होते हैं, जुपिटर से साइज में बड़े होते हैं। लेकिन जो एक छोटा स्टार होता है, स्मॉल स्टार होता है, उस स्मॉल स्टार से छोटे होते हैं। यानी कि ये ना तो तारे बन पाए और ये प्लैनेट के हिसाब से भी बड़े हैं, तो इनको फेल्ड स्टार भी कहा जाता है। ठीक है, इनका मास जो है वो लार्जेस्ट प्लैनेट के आसपास रहता है, उससे थोड़ा सा बड़ा ही होता है। ये जो फेल्ड स्टार क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके अंदर, हर एक स्टार के अंदर फ्यूजन रिएक्शन हो रही होती है। इनकी जो फ्यूजन रिएक्शन है ये उसको सस्टेन नहीं कर पाते क्योंकि ये तारे से छोटे हैं। जो सबसे छोटा तारा है, स्मॉल स्टार्स हैं, उन स्मॉल स्टार से भी छोटे होते हैं ये। तो ये फ्यूजन रिएक्शन को सस्टेन नहीं कर पाते और धीरे धीरे इनका जो ग्लो है वो खत्म होता जाता है, इनका फ्यूल जो है वो खत्म हो जाता है। तो ये लूमेन 16 ब्राउन ड्वार्फ है, ये याद रखना आपको। और ये हमारे सन से तीसरा सबसे क्लोजेस्ट सिस्टम है। हमारे सन से सबसे पास है अल्फा सेंटरी, फिर बर्नार्ड स्टार और फिर आपका लूमेन 16 आता है। इसको किसने ऑब्जर्व किया है? इसको एक टेलीस्कोप ने ऑब्जर्व किया है, टेलीस्कोप जो कि चिले में था। ये नाम आप याद रखेंगे, इसका नाम है वेरी लार्ज टेलीस्कोप, जो कि चिले में स्थित है। किसने किया? यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी में किया है। तो ब्राउन ड्वार्फ की आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए और ये टेलीस्कोप के बारे में पता होना चाहिए। अब कुछ रिमेनिंग टॉपिक्स हैं जिनको हम देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इसलिए मैं इनको लास्ट में एक साथ ले रहा हूँ। ब्लॉकचेन समझने के लिए हम एक ट्रांजैक्शन समझते हैं। मान लीजिए ए अपने अकाउंट से बी के पास कुछ पैसे भेजना चाह रहा है, तो इन दोनों के बीच में एक इंटरमीडियरी लाई कर रहा होगा, एक बीच में बिचौलिया बैठा होगा जिसका नाम है बैंक। बैंक इस ट्रांजैक्शन को ऑथराइज करेगी तभी बी के पास पैसा जाएगा। कई बार हो सकता है कि बैंक का सर्वर डाउन है या फिर किसी भी वजह से बैंक में किसी और तरह का फेलियर हो गया जिसकी वजह से ट्रांजैक्शन कैंसिल हो जाती है, तो वो बैंक के ऑथराइजेशन की वजह से होता है। तो एक तरीका निकालने की कोशिश की गई कि बैंक को बीच में से बिल्कुल हटा दिया जाए, ए डायरेक्टली बी के पास पैसा भेज दे। तो यहाँ पे जो खतरा आता है वो इस बात का आता है कि ए ने बी के पास 100 रुपए भेज दिए, कल को बी कहे कि भाई मेरे पास तो कोई भी पैसे आए ही नहीं थे, तो ए के पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं होगा। पहले तो क्या था, अगर बी के पास 100 रुपए आ गए, बी मना भी कर दे मेरे पास 100 रुपए नहीं है, तो ए क्या कहेगा, भाई देख बैंक ने मेरी ट्रांजैक्शन को ऑथराइज किया, यानी कि तेरे पास पैसे आगे होंगे। यानी कि बैंक एक तरह से प्रूफ है कि मेरी ट्रांजैक्शन हो गई। यहाँ पे क्या है, ए से डायरेक्टली बी के पास पैसे आ गए, बी कल को मुकर गया, आप कैसे पता लगाएंगे? तो उसके लिए एक टेक्निक निकाली गई, एक लेजर निकाला गया और उस लेजर को नाम दिया गया ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन क्या करता है? ब्लॉकचेन एक लेजर की तरह है जो कि सारी की सारी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लेता है, हर एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है। और ये जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है ये एनक्रिप्टेड होती है, यानी कि इसको चेंज नहीं किया जा सकता। पहला तो ये कि ये एनक्रिप्टेड होती है। दूसरा, ये क्या करते हैं, ये जो ट्रांजैक्शन है, जितनी भी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं इस ट्रांजैक्शन के अंदर या जो भी इस नेटवर्क के अंदर चीजें लाई कर रही होंगी, उन सब के पास इस ट्रांजैक्शन की कॉपी को भेज दिया जाता है। यानी कि हर किसी के पास ये लेजर पड़ा होता है। यानी कि जब ए बी के पास पैसे भेजेगा, तो यहाँ पे इस नेटवर्क में मान लीजिए 3 लोग थे, तो इन तीनों के पास वो ट्रांजैक्शन पहुंच जाएगी और क्या आएगा, लिखा हुआ आ जाएगा कि ए ने 100 रुपए बी के पास भेजे, अब ए के पास 90 रुपए बचे हैं, बी के पास 110 रुपए हो गए। सेम बात यहाँ पे पहुंचेगी, सेम बात यहाँ पे पहुंचेगी। फिर मान लीजिए ए ने 80 रुपए इस आदमी के पास, सी के पास भेज दिए 80 रुपए, तो एक और ट्रांजैक्शन की कॉपी इनके पास पहुंच जाएगी। तो यहाँ पे लिखा है कि ए ने 80 रुपए सी के पास भेजे, ए के पास अब 10 रुपए हैं, बी के पास अब 110 रुपए हैं, सी के पास अब 80 रुपए हैं। ठीक है, ऐसे सबके पास कॉपी पहुंच गई। फिर उसके बाद ए क्या करता है, ए चालाकी करता है और 20 रुपए डी के पास भेजने की कोशिश करता है, ये डी मान लीजिए। तो जब वो डी के पास भेजेगा तो वो ट्रांजैक्शन फेल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ए के पास अब सिर्फ 10 रुपए हैं। ठीक है, तो ए अब किसी से झूठ नहीं बोल सकता, ये पब्लिकली शेयर्ड डॉक्यूमेंट है जो सबके पास अवेलेबल होता है। तो अगर यूपीएससी में अगर क्वेश्चन आएगा तो एक सिंपल सी स्टेटमेंट आ जाएगी कि ब्लॉकचेन क्या होता है, तो आप उसमें लिख देंगे एक शेयर्ड लेजर होता है, एक लेजर ऐसा जो कि शेयर्ड है, या फिर एनक्रिप्टेड लेजर होता है। ठीक है, और इसके अंदर आप एनक्रिप्शन और शेयर, इन दोनों चीज़ों का आप ख्याल रखेंगे। इसको एक दूसरा नाम भी होता है, वो नाम होता है डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर। ठीक है, और ये क्या काम करता है, ये सारी की सारी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है। तो जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है, जब भी कोई
ट्रांजैक्शन होती है तो एक ब्लॉक बन जाता है, एक ब्लॉक बन गया। इस ब्लॉक के अंदर सारी डिटेल लिखी होंगी एनक्रिप्टेड फॉर्म में कि ए ने बी को कितने पैसे दिए, ए के पास कितने, बी के पास कितने हैं, सी के पास कितने हैं, ये सब इसके अंदर लिखा होगा। फिर जब मान लीजिए दूसरी ट्रांजैक्शन हुई सी के पास, तो एक और ब्लॉक बन जाएगा यहाँ पे और इसके अंदर सारी डिटेल लिखी होंगी कि किसने ट्रांजैक्शन की और अब किसके पास कितने पैसे हैं। फिर मान लीजिए एक और ट्रांजैक्शन हुई, बी ने डी को कर दी, तो यहाँ पे एक और ब्लॉक जुड़ जाएगा। तो ऐसे कर करके एक ब्लॉक की चेन बन जाती है जो कि सारे के सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करती है और ये ट्रांजैक्शन उस नेटवर्क में जितने भी लोग होंगे सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है और ये एनक्रिप्टेड होती है। तो इसकी वजह से इसको हैक कर पाना या इसको चेंज कर पाना मुश्किल होता है। क्या यहाँ पे किसी बैंक की जरूरत पड़ रही है? यहाँ पे किसी भी बैंक की जरूरत नहीं पड़ रही। तो लेजर में आप इतना जान लीजिए बस। दूसरा जो आपको जानना है, कुछ आपके वर्चुअल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी, ये चीजें चल रही हैं, तो उसके बारे में क्या क्या पूछा जा सकता है। एक तो जो इसका क्वेश्चन आएगा, एक सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, इसका आपको 3-4 नाम दे दिए जाएंगे। आपको नाम दे देंगे बिटकॉइन, एथीरियम और रिपल, कुछ इस तरह से नाम दे देंगे और कहेंगे कि ये तीनों नाम न्यूज में रहते हैं, ये किससे जुड़े हुए हैं। तो ये तीनों के तीनों किसी ना किसी तरह की क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी एक वर्चुअल करेंसी होती है, एक डिजिटल करेंसी होती है। ठीक है, यूपीएससी इन टॉपिक्स के ऊपर इससे ज्यादा डीप क्वेश्चंस नहीं पूछता है। ठीक है, बाकी आपको टाइम मिले तो एक बार क्रिप्टो करेंसी आप सर्च करके पढ़ लीजिएगा, पर इतना जान लीजिए। बिटकॉइन के बारे में एक दो फैक्ट्स और हैं जो आपको पता होने चाहिए। बिटकॉइन का फाउंडर माना जाता है, अभी तक किसी को पता नहीं कि बिटकॉइन किसने फाउंड किया था, लेकिन माना मतलब जो इसके फाउंडर हैं वो कहते हैं कि भाई मेरा नाम है संतोषी नहीं है, सतोशी नाकामोटो, सतोशी नाकामोटो, कि सतोशी नाकामोटो ने इसको फाउंड किया था और सतोशी नाकामोटो ने ही इसको लेजर के अंदर रिकॉर्ड करना चालू किया और उस लेजर का नाम था ब्लॉकचेन। तो बिटकॉइन जो है ये वर्चुअल करेंसी है, ये इंडिया में नहीं चलते, लेकिन ब्लॉकचेन को लेके इंडिया में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि ब्लॉकचेन सिर्फ एक चीज़ों को अच्छे से ट्रांसपेरेंट तरीके से रिकॉर्ड करने का तरीका है। तो मान लीजिए किसी पंचायत के अंदर कोई काम हो रहा है, उस काम की जितनी भी ट्रांजैक्शन उसको अगर हम ब्लॉकचेन के अंदर रिकॉर्ड कर लेंगे तो हर कोई उसको देख सकता है, हर कोई इसको वेरीफाई कर सकता है और इसमें किसी इंटरमीडिएरी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। फिर जो अगली टर्म आपको पता जो हमने छोड़ी थी वो थी इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसके लिए एक एग्जांपल देखिए, मान लीजिए आप अपने ऑफिस से आते हैं, एनफोर्समेंट ऑफिसर आप बन चुके हैं, अपने घर पहुंचे, घर पे जैसे ही आपने गेट में चाबी लगाई, आपकी लाइट को आपके गेट ने एक मैसेज भेज दिया कि हमारे मालिक घर आ चुके हैं, लाइट तू जल जा। तो लाइट बल्ब जो है वो अपने आप ही जल जाएगा। लाइट बल्ब जल गया, लाइट बल्ब एक सिग्नल भेज देगा कॉफी मेकर को, और कॉफी मेकर और लाइट बल्ब क्या कहेगा कि भाई मालिक आ चुका है, घर में एंटर भी हो चुका है, मैं जल चुका हूं, अब उसको कॉफी चाहिए होगा, तुरंत से कॉफी बना के रख दे। तो वो मशीन जो है वो ऑटोमेटिकली कॉफी बना देगी। तो ये क्या हो रहा है, गेट ने कम्युनिकेट किया लाइट से, लाइट ने कम्युनिकेट किया आपके कॉफ़ी मेकर से। तो ये जो मशीन्स हैं, ये मशीन्स एक दूसरे से बातें कर रही हैं। क्यों कर पा रही हैं? क्योंकि ये सारी मशीन्स कनेक्टेड हैं, और कनेक्टेड क्यों हैं? इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड हैं। तो इसको कहा जाता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। जैसे यूपीएससी का एक क्वेश्चन आया था, उसने एक बहुत बड़ी सी स्टेटमेंट दे दी थी। उस स्टेटमेंट में क्या था कि आप सुबह उठे हैं, जैसे ही आप अपना सुबह उठ के आप लाइट ऑन करते हैं, वैसे ही आपका गीज़र भी ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। जैसे ही आप अपने शावर के अंदर जाते हैं, वैसे ही आपका गीज़र ऑफ हो जाता है और आपका गर्म पानी आपके ऊपर गिरने लग जाता है। 2 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली आपकी कॉफ़ी मशीन ऑन हो गई है, और आप जैसे ही शावर से निकल के आते हैं, आप जाते हैं अपनी कॉफ़ी मशीन से अपनी कॉफ़ी पी लेते हैं। तो ये सारे के सारे किस चीज़ के एग्जाम्पल है? तो ये सब इंटरनेट ऑफ थिंग्स के एग्जाम्पल हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या कहती है कि मशीन्स जो हैं वो सारी की सारी आपस में कनेक्ट कर दी हैं, इंटरनेट के थ्रू वो लिंक्ड हैं, और वो आपस में बात कर सकती हैं और आपकी ज़रूरत का सामान पहुँचा सकती हैं। इसकी जो यूटिलिटी है वो ऑलमोस्ट हर जगह पर। ये तो आपने पर्सनल लाइफ में इसका यूज़ देख लिया। एक यूज़ आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर के अंदर। एग्रीकल्चर के अंदर आपको जैसी मौसम को डिटेक्ट कर लिया कि मौसम कैसा है, उस डिटेक्शन के हिसाब से जो भी न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं वो सॉइल में ऑटोमेटिकली चले गए। ये देख लिया कि बारिश होने वाली है, ज़्यादा हो सकता है फ्लडिंग हो जाए, तो कोई और काम हो गया। तो ये एग्रीकल्चर में। इंडस्ट्री के अंदर हो सकता है, इंडस्ट्री के अंदर जो आपके प्रोसेस हैं वो ऑटोमेटिकली ऑन होते जा रहे हैं। एक मशीन चली, जैसे ही उस मशीन का काम खत्म हुआ दूसरी ऑटोमेटिकली ऑन होगी। इसमें ह्यूमंस की इन्वॉल्वमेंट कम हो गई। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स के। ठीक है, एक टॉपिक जो हमने छोड़ा था वो था आपका डीप
डीप वेब, डार्क नेट, ये सारी चीज़ें छोड़ी थी। तो जो इंटरनेट होता है, इंटरनेट में कुछ चीज़ें पब्लिकली अवेलेबल हैं जिसको कोई भी सर्च कर सकता है। आपने गूगल खोला, गूगल पे आपने सर्च किया फेसबुक, और फेसबुक पे आपके क्रश की प्रोफाइल खुल गई और आप उसको स्टॉक करने लग गए। ऐसे ही आपने गूगल के ऊपर कोई भी चीज़ सर्च कर लिया, ऐसे स्टॉक नहीं करना चाहिए, गलत बात है। ठीक है, गूगल के ऊपर आपको कुछ भी सर्च करना है, आप उसको सर्च कर सकते हैं, ये पब्लिक चीज़ें होती हैं। फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो रिस्ट्रिक्टेड हैं, जिसको आप सर्च नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन ये इलीगल नहीं है, यहाँ पे कुछ भी गलत काम नहीं हो रहा है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये इलीगल हो। जैसे कि आपके बैंक अकाउंट, तो आप जब भी ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं तो आपकी एक साइट खुलती होगी, उस साइट में आप पासवर्ड डालते हैं तो वो चीज़ आपके सामने खुल जाती है। ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ आपके सामने तब खुलेगी जब आप ये पासवर्ड डालेंगे। क्या कोई और इसको सर्च कर सकता है? क्या कोई और आपके बैंक अकाउंट का जो ये पेज है इसको सर्च करके उसके ऊपर आ सकता है? नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि ये रिस्ट्रिक्टेड है। इसको कहा जाता है डीप वेब, इसको कहते हैं डीप वेब। जरूरी नहीं है कि डीप वेब इलीगल काम होता हो डीप वेब के ऊपर। फिर तीसरा आ जाता है आपका डार्क नेट। डार्क नेट के ऊपर आपके इलीगल काम होते हैं। ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपके नॉर्मल ब्राउज़र से आप इनको एक्सेस नहीं कर सकते। ये वो साइट है जहाँ पे नॉर्मल ब्राउज़र आपको नहीं लेके जा पाते। आपको इसके लिए स्पेशल ब्राउज़र, स्पेशल सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे आपको जो दो एग्जाम्पल याद रखने हैं, एक एग्जाम्पल याद रखना है टॉर का। टॉर की फुल फॉर्म है द अनियन राउटर, और दूसरा आप एग्जांपल याद करेंगे I2P का। I2P की फुल फॉर्म है इनविजिबल इंटरनेट प्रोजेक्ट। ठीक है, ये दोनों ऐसे ब्राउजर हैं जिनसे आप डार्क नेट को एक्सेस कर सकते हैं। डार्क नेट ऐसी साइट हैं जिनको आप सर्च नहीं कर सकते, जो छुपी हुई हैं, जहाँ पे इलीगल एक्टिविटी हो रही है, जैसे आर्म्स की स्मगलिंग, ड्रग्स की ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ऑर्गन्स को सेल करना और खरीदना। ये सारी चीज़ें डार्क नेट के ऊपर हो रही होती हैं। तो ये आपका डार्क नेट, डीप वेब रिस्ट्रिक्टेड है, पर जरूरी नहीं कि इलीगल हो। डार्क नेट के ऊपर ये इलीगल काम हो रहे हैं। ये पब्लिक चीज़ें यहाँ पे हो गई हैं। डार्क नेट पे भी कुछ चीज़ें लीगल हो सकती हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई जर्नलिस्ट है, जर्नलिस्ट सीरिया के अंदर या फिर अब आज की डेट में अफगानिस्तान के अंदर कुछ रिपोर्टिंग कर रहा है और वो कोई सीक्रेट रिपोर्ट अपने ऑफिस यूएस भेजना चाहता है, तो वो डार्क नेट को यूज़ करके ऑफिस में भेज देगा। तो जो सीरिया के या जहाँ पे भी ये जर्नलिस्ट है, वहाँ के टेररिस्ट उसकी इस कम्युनिकेशन को पकड़ नहीं पाएंगे। लेकिन डार्क नेट पे बहुत ज़्यादा इलीगल काम भी होता है। तो इसी से ही अगर जो पेपर में आएगा तो इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आ सकता है, या डार्क नेट की डेफिनेशन पे आ जाएगा कि इनको सर्च नहीं किया जा सकता। अगर क्वेश्चन में ये आ जाए कि ऑलवेज ऐसा लिखा हुआ है कि डार्क नेट पे हमेशा इलीगल ही काम होता है, तो आप उसको गलत कर देंगे कि कुछ कुछ लीगल काम भी वहाँ से हो सकते हैं, पर वो आप उसको सर्च नहीं कर सकते, उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, डीप वेब के ऊपर पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, जैसे कि आपके बैंक अकाउंट हो गए या फिर कोई और चीज़, जो भी आप पासवर्ड डाल के खोलते हैं। पब्लिक तो पब्लिक होता ही है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।